एंड फॉर द टाइम थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेंट्स जो आप ऑन टाइम ज्वाइन कर लिए हैं एंड काफ़ी मेंबर्स ज्वाइन किए हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द फास्टेस्ट ज्वाइनिंग टीम जो हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं सबसे फास्ट ज्वाइन किए हैं ये टीम जो 5 मिनट के अंदर कम से कम 25-30 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। सोनी का जो माउंट सिस्टम है ये हम उसको वन माउंट सिस्टम बोलते हैं। लेंसेज कोई भी मॉडल्स के कोई भी कैमरे में आप यूज कर सकते हो, इवन वो APS-C हो या वो फुल फ्रेम हो। राइट, तो माउंट एक होने के कारण जो सोनी के डिफरेंट टाइप के सीरीज के मॉडल्स हैं, डिफरेंट सीरीज के मॉडल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सारे मॉडल्स आप एक ही लेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो सोनी के लेंसेज अवेलेबल है मार्केट में। तो ये कुछ मॉडल्स, इसमें कुछ अपडेशन भी आया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि A7 III जो सबसे पॉपुलर मॉडल है नाउ डेज, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है मार्केट में। देन 7R4 जो रेजोल्यूशन के लिए माना जाता है 61 मेगापिक्सल है। 7R3 भी हमारे पास अवेलेबल है जो आपको 43 मेगापिक्सल में 42 मेगापिक्सल में मिलता है। देन उसके अपर लेवल में 61 मेगापिक्सल में 7R4 आपको मिल रहा है। 7S2 इसमें लिखा हुआ है S इक्वल टू सेंसिटिविटी, R इक्वल टू रेजोल्यूशन। 28 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च हुआ 7S3 और इंडिया में ये मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड पे आपको मिल जाएगा, मंथ एंड में ये लॉन्चिंग हो जाएगा। तो 7S3 फॉर सेंसिटिविटी जो लो लाइट किंग है, लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। A9 और A9-2 दो मॉडल है। A9-2 रिसेंटली लास्ट अक्टूबर नवंबर में लॉन्च हुआ था। सो A9 इज फॉर स्पीड जो आपको वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, एक्शन, इस सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है, जैसे 20 FPS पर सेकेंड शूट कर पाता है। ओके, तो A9-2 भी जो है जो नया मॉडल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट वो भी 20 FPS आपको शूट करके देता है ताकि आपका कोई भी शॉट मिस ना हो। ये these are all फुल फ्रेम सीरीज के कैमरे हैं। और हम बात करेंगे जो APS-C कैमरे तो आपको स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा है जो APS-C कैमरेज हैं। तो APS-C कैमरे में 6000 मॉडल, 6100, 6400 एंड 6500 एंड 6600, ये टोटल 5 मॉडल आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पे 4 मॉडल दिखाई दे रहा है, बट 6000 मॉडल भी अवेलेबल है ऑलरेडी। और आप इस सारे मॉडल से APS-C का काम कर सकते हो। देखने में सब सिमिलर हैं, बट फीचर वाइज डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो 6600 जो मॉडल है, ये मॉडल में आप डिफरेंट फीचर वाइज डिफरेंट फीचर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल पाम साइज कैमरा, एकदम छोटा सा है, आप पॉकेट में भी लेके जा सकते हो और इसको आप यूज कर सकते हो। बहुत पावरफुल है, स्पीड में भी आपको 11 FPS हर कैमरा देता है। हर कैमरे में ये 11 FPS है जिससे आप हाई स्पीड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं एज वेल एज वीडियोग्राफी भी 4K कर सकते हैं। Most all the cameras are loaded with 4K videos. Okay, so let's talk about प्रोफेशनल कैमकॉर्डर। जो सोनी के प्रोफेशनल कैमकॉर्डर हैं ये FS7 II है और FS5 II है, दो मॉडल है विथ 18-105 लेंस के साथ है, 28-135 लेंस के साथ है। ये दोनों कैमकॉर्डर हैं जो सोनी का कैमकॉर्डर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा हायर प्रोडक्शन में काम होता है। इवन वेडिंग वाले भी काम करते हैं इस पे और प्रोडक्शन वाले भी काम करते हैं। सो ये कंज्यूमर सेगमेंट में है, नॉट प्रोफेशनल सीरीज, कंज्यूमर सेगमेंट में है। सो प्रोफेशनल मॉडल है बट कंज्यूमर सेगमेंट में ज़्यादा दिखता है। तो ये मॉडल में भी आपका जो लेंसेज चेंज होता है, हम जब प्रोकेम का बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे NX100 है, NX200 है, ये सारे मॉडल जो जिसमें लेंस फिक्स रहता है और जूम इन लेंस के अंदर बॉडी के अंदर ही होता है। बट ये कैमकॉर्डर में क्या है, ये लेंस आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंजेबल है और अपने हिसाब से कोई भी लेंसेज यूज कर सकते हो जो सोनी का ई माउंट का लेंसेज है। ओके, और अभी ये जो कैमरा मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं सिने अल्टा। ओके, तो सिने अल्टा में बहुत सारे कैमरेज हैं, F5 है, F55 है, F65 है, वेनिस है। तो ये टोटल 4-5 कैमरा जो मॉडल्स हैं तो मैं जो आपको बताया वेनिस है, ये सारे प्रोडक्शन लेवल के कैमरे हैं जिसमें सिनेमा शूट होता है। हम लोग जो सिनेमा का नाम सुनते हैं तो नॉर्मली एरी, रेड, ब्लैक मैजिक, ये सारे कैमरे का नाम देते हैं, बट सोनी में भी कैमरा है जो फिल्म इंडस्ट्री में यूज होते हैं
ओके, भले ही ये प्रोफेशनल लेवल का ब्रॉडकास्ट के डिपार्टमेंट में आता है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, बट स्टिल ये सोनी का ही पार्ट है। ओके, और सोनी दिल्ली से ही ये प्रोवाइड होता है। सारे जितने वो जितने भी सिनेमा आप देख रहे हो, बिग पिक्चर देखते हो बॉलीवुड में, तो काफ़ी जगह पे ये कैमरा भी यूज होता है। और इसका भी जो माउंट है वो भी ई माउंट है, तो ये भी इंटरचेंजेबल ही होता है। और इस पे बहुत सारे तामझाम लगते हैं, जैसे कि डिस्प्ले है, इस पे आप HDMI आउट, SDI आउट, ये सारी चीज़ें लग जाने के बाद, टिक लगने के बाद ये बहुत बड़ा दिखता है। आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा सिनेमा कैमरा है, बट नॉर्मली ऐसे ही कैमरे रहते हैं। इसका भी जो माउंट है बेसिकली ये भी ई माउंट है। तो बोलने का मतलब ये है कि द वर्ल्ड ऑफ ऑल ए माउंट सिस्टम, जितने भी सिस्टम से ए माउंट के, ये सारे ई माउंट से कनेक्टेड हैं। तो आप कोई भी कैमरा उठा लो सोनी के, और सोनी के कोई भी ई माउंट के लेंसेज लगा लो, तो आप इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली सोनी में टोटल 55 टाइप के नेटिव लेंसेज अवेलेबल हैं। 55 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली एक लेंस ऐड हुआ है, एंड द लेंस जिसको 12-24 2.8 लेंसेज ऐड होने के बाद ये काउंट और भी बढ़ चुका है। ओके, तो 34 टाइप के फुल फ्रेम लेंसेज, बेसिकली 35 टाइप के फुल फ्रेम लेंसेज और 20 टाइप के APS-C लेंस है, और वो भी नेटिव लेंस है और ई माउंट के हैं। तो ई माउंट के इतने सारे लेंसेज होने के बाद ये एक बेनिफिट है कि आपको जो चाहिए आप उसी के हिसाब से यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे नेटिव लेंसेज बोल रहा हूँ जो सोनी खुद डिजाइन किया है, और वो भी ई माउंट के लिए किया है। जैसे कि हमारे पास ए माउंट के लेंसेज भी हैं। ओके, जो मिरर वाले कैमरे होते हैं उसके भी लेंसेज अवेलेबल हैं, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाएगा। बट अगर हम उसको नहीं जोड़ते हैं, खाली ई माउंट मिररलेस टेक्नोलॉजी के लिए लेंसेज जो कंपनी ने डिजाइन किया है, वो टोटली हमारे ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का जो एक्सपेरिमेंट है, और लोगों से बातचीत करके हमने रिव्यू लिया है कि भाई कौन सा लेंसेज ज़्यादा यूजफुल है, कौन सा लेंसेज ज़्यादा डिमांड में है, कौन सा बनाना चाहिए। तो ये 5 साल का पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद ये लेंसेज सारे मार्केट में आ चुके हैं। तो इसमें भी वेराइटीज़ हैं, जी सीरीज के लेंसेज हैं, जाइज सीरीज के लेंसेज हैं, जी मास्टर सीरीज के लेंसेज हैं। तो ये सारे लेंसेज आपको ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट बेनिफिट ये है कि जब आप फुल फ्रेम यूज करते हो और APS-C यूज करते हो, तो काफ़ी जगह पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ओके, जो पुराने टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, तो क्या होता है कि APS-C लेंस फुल फ्रेम में आप यूज नहीं कर सकते, और फुल फ्रेम लेंसेज आप APS-C में यूज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कंपनियों में आप यूज कर सकते हो, वैसे ही सोनी में आप मल्टीपल क्रॉस यूज कर सकते हैं, मतलब आप फुल फ्रेम लेंस को APS-C में और APS-C लेंस को फुल फ्रेम में यूज कर सकते हैं। जैसे फिर से बताया, वन माउंट सिस्टम से क्या होगा कि आप फुल फ्रेम को फुल फ्रेम में यूज कर पाओगे, APS-C को APS-C में यूज कर पाओगे, या क्रॉस यूज कर पाओगे। हालांकि कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखते हुए इसको यूज करना है। जैसे फुल फ्रेम लेंस फुल फ्रेम बॉडी में यूज करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इमेज ड्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। APS-C लेंस को APS-C बॉडी में जब आप यूज करते हो तो आपको 1.5 का क्रॉप फैक्टर लगता है, क्योंकि बॉडी 1.5 क्रॉप होता है। इवन ये आपके कैमरे में भी लागू होता है, जो आप यूज कर रहे हो, आपके पास जो एग्जिस्टिंग कैमरेज हैं। ओके, बट जब आप फुल फ्रेम लेंस को APS-C बॉडी में यूज करोगे, फुल फ्रेम लेंस को जब आप APS-C में यूज करोगे यहाँ पे, तो क्या होता है कि आपका जो लेंस है, बिकॉज ऑफ APS-C बॉडी का लिमिटेशन है, तो आपका फुल फ्रेम लेंस जो भी रिजल्ट देगा वो 1.5 एक्सटेंशन हो जाएगा। इधर आप 16 फुल फ्रेम लेंस है तो 16 mm इक्वल टू 1.5 इंटू कर दीजिए इसमें, तो वो आपको 24 mm का रिजल्ट देगा। और इसमें कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा, ओनली एक्सटेंशन मिलेगा, ना आपको रेजुलेशन में कोई ड्रॉप होगा। बट ये वाइस वर्सा है अगेन, जब आप फुल फ्रेम बॉडी में APS-C लेंस लगाओगे तो ये आपको दो जगह पे इमेज को ड्रॉप करेगा। एक तो क्या होगा, 1.5 का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो APS-C लेंसेज कौन सा होते हैं, 18 mm से चालू होते हैं। ओके, फुल फ्रेम लेंसेज 16 mm से चालू होते हैं। तो अगर आप APS-C 16 mm में भी मिलता है, बट वो वेरिएबल में नहीं मिलता, ब्लॉक में मिलते हैं। बट वेरिएबल में जैसे 18-55, ओके, ये सारे फेमस लेंसेज होते हैं। जैसे तो 18 mm 27 पॉइंट समथिंग आपको रिजल्ट देगा। एज वेल एज
फुल फ्रेम बॉडी है, एपीएसी लेंस है, मतलब क्या है कि बॉडी को लेंस ही रिजल्ट पहुंचाता है, लाइट पहुंचाता है, क्वालिटी पहुंचाता है। तो एपीएसी लेंस के कारण क्या होता है कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 24 में, अगर मैं आपके पास 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम बॉडी है और आप एपीएसी लेंस यूज कर रहे हो तो आपका जो इमेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, 24 हाफ बन जाएगा और वो 12 मेगापिक्सल में बन जाएगा। ओके, तो 24 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल भी एपीएसी लेंसेज यूज करने के कारण होगा, क्योंकि एपीएसी लेंसेज जो क्वालिटी आपको प्रोड्यूस कर रहा है वो फुल फ्रेम बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। बट उल्टा है, जब आप फुल फ्रेम लेंस को एपीएसी बॉडी में यूज करोगे, फुल फ्रेम फुल रेजोल्यूशन में आपका लाइट क्वालिटी आपको बॉडी को सप्लाई कर रहा है। बॉडी का कैपेबिलिटी है कि वो ओनली 1.5 क्रॉस फैक्टर यूज करेगा, उसमें इमेज क्वालिटी या रेजोल्यूशन या मेगापिक्सल में कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो आप फुल फ्रेम के लेंस को एपीएसी बॉडी में लगा सकते हो 1.5 एक्सटेंशन के साथ और आपका मेगापिक्सल में कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो ये समझने की बात है। तो जब आप यूज करोगे तो आप उसी हिसाब से यूज करना, या आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना कि मैं कौन सा लेंस को कौन से बॉडी में यूज कर सकता हूँ और वो कितना ड्रॉप आएगा और यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। So these are the 5 fundamentals basically for a good camera or good कैमरा प्रोडक्शन। सो जैसे कि लेंस, जैसे मैंने बात किया कि लेंस हमारे पास ऑलरेडी 55 टाइप के नेटिव लेंसेज हैं और हम लोग कोई एडाप्टर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। ओन लेंसेज होने के कारण डायरेक्ट यूज हो सकता है, तो उसमें कोई डग का चांसेस नहीं है, ना ही कोई मतलब लाइट में कोई एक्स्ट्रा कंजप्शन है, बिकॉज अगर आप एडाप्टर लगाते हो तो लाइट में एक्स्ट्रा कंजप्शन मोस्ट प्रॉब्ली होता है और डग का होने का भी चांसेस होता है। तो आप डायरेक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी में जैसे मैंने बताया, रेजोल्यूशन वाइज 61 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल से लेकर 61 मेगापिक्सल तक आपको रिजल्ट मिल रहा है, कैमरास प्रोवाइड किया जा रहा है सोनी से। तो 12 मेगापिक्सल होने के कारण क्या होता है कि मेगापिक्सल कम है बट उसका क्वालिटी बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज ये हमेशा आईएसओ का ऑपोजिट होता है। 12 मेगापिक्सल में आप 4,09,600 आईएसओ तक जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि रेजोल्यूशन कम है इसके लिए। और आप जब आपको अगर कोई स्टूडियो वर्क करना है या कोई हाई रेजोल्यूशन वर्क करना है तो आपके पास 7R4 भी अवेलेबल है जो 61 मेगापिक्सल से, जिससे आप हाई रेजोल्यूशन। इमेज क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है सोनी ने। स्पीड में जैसे मैंने बताया 20 एफपीएस A9 II आपको मिल रहा है। इवन एपीएसी में 61 मेगापिक्सल 11 एफपीएस आपको मिल रहा है स्पीड में। सो आप इसका भी यूटिलाइज कर सकते हो स्पीड के लिए। बैटरी लाइफ, ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ आप देखेंगे तो सोनी का जो बैटरी है आपको 2000 mAh का बैटरी प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले का बात करेंगे तो आप लोगों का रिव्यू के ऊपर पहले जो बैटरीज आता था पहले, तो वो कम आपको लाइफ देता था, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। बट आप लोगों का रिव्यू एंड एक्सपर्ट एडवाइस के ऊपर कंपनी ने काम किया एंड अभी जो बैटरीज हैं सोनी का आपको जो मिल रहा है वो आपको ऑलमोस्ट 800 शॉट तक का आपको प्रोवाइड कर रहा है बैटरी। जो अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे एमएएच, तो ये आपको ज़्यादा मिल रहा है। वो 2100 समथिंग आपको 52 समथिंग आपको एमएएच का बैटरी प्रोवाइड कर रहा है सोनी। तो बैटरी लाइफ में भी कोई इशू नहीं है, आप लॉन्ग टर्म तक आप काम कर सकते हो। एज वेल एज सोनी का एक अच्छा सिस्टम ये है कि आप यूएसबी थ्रू चार्ज भी कर सकते हो और यूएसबी के थ्रू आप काम भी कर सकते हो। ओके, तो आप यूएसबी में पावर बैंक लगा के कनेक्ट करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें वो बंद नहीं होगा, बैटरी आपका कंजप्शन नहीं करेगा, पावर बैंक से ही पावर सप्लाई करेगा और वो काम चलता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा पावर बैंक तो वो बैटरी में ऑटो कट हो जाएगा। तो ये भी बेनिफिट्स आपको फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर रहा है सोनी। कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, ऑफकोर्स 500 ग्राम 600 ग्राम का बॉडीज हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट भी हैं और तो लाइट वेट भी हैं, जो आप लॉन्ग टर्म तक कैरी कर सकते हैं इस चीज़ों को। बिकॉज आप जब टूर पे जाते हो या आप लोकेशन पे जाके शूट करते हो तो आपको पता है कि आप हेवी वेट करते हो तो आप कितना देर तक आप उसको शूट कर पाते हो। सो एक एग्जांपल वैसा ही मेरा है कि आई वाज ए जर्नलिस्ट, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ में था। सो एवरी डे जब सुबह हम निकलते थे तो 2 बॉडी 5 लेंसेज, ओके, लैपटॉप, बैटरी, तो सारी चीज़ें, फ्लैश, ओके, सारी चीज़ें कैरी करके रोज हमको सुबह निकल के शाम तक उसको कंधे में लेके घूमना है। जहाँ पे शूट हो रहा है शूट करते हैं,
फिर लेके घूमते रहते हैं। सो मतलब आपका बॉडी गिव अप कर जाता है जब आपको अच्छा इवेंट मिलता है। तो क्या होता था, फोटो दिख रहा है बट हमारा बॉडी गिव अप कर चुका है ऑलरेडी। हमको स्ट्रीट में अच्छा फोटो देखने के बाद भी मन नहीं करता है कि यार शूट करूँ, तो चलो कल देखते हैं या परसों देखते हैं। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। सो आपका सजेशन ये है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप मानो कि ये प्रैक्टिकली आप जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हैवी बॉडी आपको कैसे गिव अप कर देता है आपका बॉडी को। और जब आपका अच्छा चीज आपको सामने भी रहेगा बट आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको शूट करने के लिए। तो लाइट वेट क्या है, आप थोड़ा सा फ्री रहोगे, ऑफकोर्स फ्री रहोगे, और आप आपका बॉडी गिव अप जल्दी नहीं करेगा। अब हालांकि वो भी गिव अप करेगा बट जल्दी नहीं करेगा, तो आप इजीली चीज़ों को कवर कर सकते हो और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एनर्जी भी यूज कर सकते हो। सो इसलिए हर कंपनी आज के टाइम में प्रमोट कर रहा है लाइट वेट। सोनी ड्राइव 4K, जब हालांकि वीडियो का बात चल रहा है, आज का जो टॉपिक है वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ वीडियो इन सोनी अल्फा। मतलब सोनी अल्फा कैमरा में आप वीडियो कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और जब हम बात करते हैं वीडियो का, कि आज के टाइम में जो 4K का क्रेज है, हालांकि ये क्रेज जब हम बात करते हैं फोटोग्राफर से, वीडियोग्राफर से, सिनेमाटोग्राफर से, डीओपी से, तो वो बोलते हैं कि 4K का क्रेज कंपनी की तरफ से 4K ड्राइव तो चल रहा है, बट कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो 4K कोई यूज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? बिकॉज कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन कहाँ कहाँ पे है? शूटिंग में तो कोई लिमिटेशन नहीं आ रहा है, बट प्रोफेशनल वॉचिंग एंड कंज्यूमर सेगमेंट में उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आ रहे हैं। ये क्या है चीज़ें कि अगर आप 4K शूट भी कर लेते हो तो आपके पास, आप जिस क्लाइंट को दोगे, तो आप उनके क्लाइंट के पास आपका 4K टेलीविजन नहीं है, 4K प्रोजेक्टर नहीं है जो 4K आउटपुट देख पाए। ओके, अगर आपने 4K शूट भी कर लिया तो आपके पास वो लाइक मशीन नहीं है जो 4K को एडिट कर सके। एडिट कर भी लिया आपने जबरदस्ती, तो वो मशीन स्लो हो जाते हैं, थक जाते हैं। दूसरा चीज है, 4K डाटा को आप ऑनलाइन पे भी पोस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना हेवी फाइल बनता है। आप उसको यूट्यूब में नहीं डाल सकते, आप इसको सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। तो 4K इसीलिए लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते हैं और फुल एचडी में चले जाते हैं। बोलते हैं फुल एचडी सब में सपोर्ट कर लेता है, तो है। बट कुछ साल पीछे चले जाइए और देखिए कि उस टाइम में फुल एचडी सपोर्ट करता था क्या? नहीं करता था। उस टाइम में एचडी सपोर्ट करता था, 720। हम लोग 720 को ही भरोसा पे रहते थे और वो हम फुल एचडी शूट नहीं करते थे। 720 बहुत अच्छा होता था एचडी की क्वालिटी में, बट स्लोली फुल एचडी सपोर्ट करने लगा और 4K अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आई एम श्योर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अभी क्या है, 4G नेटवर्क में चल रहे हैं। नाउ डेज वी आर इनटू द 4G नेटवर्क, बट आप देख पा रहे हो वेरी सून 5G नेटवर्क में सारे कंपनी कन्वर्ट हो रहे हैं और ऑलरेडी काम चल चुका है और मोबाइल हैंडसेट भी दिखना चालू हो गए हैं। तो पहले 3G था तो हम HD में थे, फिर 4G में हम फुल एचडी में आ गए। तो अभी जो 5G आ रहा है, ये ऑलमोस्ट उसका डाटा स्पीड इतना रहेगा कि आपको क्या होगा कि आप इजीली 4K कंटेंट को ऑनलाइन पे अपलोड कर सकते हो। व्लॉगिंग में आप 4K को डायरेक्ट व्लॉगिंग कर सकते हो और 4K डाटा डायरेक्ट वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट आ रहा है फ्यूचर में, और इसके लिए 4K अभी आज के आगे जो है वो बहुत वाइटल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो 4G के लिए, आप 4G से 5G के लिए रेडी रहिए और आप फुल एचडी से 4K के लिए रेडी रहिए। कंपनी तो हालांकि 6K 8K तक बना चुका है, बट फिर भी हम 4K को आज भी प्रमोट करते हैं ताकि 4K आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी फिर भी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सारे लिमिटेशन आपके हट जाएंगे। कंप्यूटर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंजिन बढ़ रहे हैं, तो आप इजीली एडिट कर पाओगे। सो बात किया जाए तो सोनी 4K में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो सोनी 4K में हर चीज सोनी 4K में ही प्रोवाइड कर रहा है। आपको कैमरे से लेके, आपके डिस्प्ले से लेके, आपके लाइक व्यूइंग तक सारा चीज सोनी आपको प्रोवाइड कर रहा है 4K में। जैसे सिने अल्ट्रा कैमरा हो गया, आपका सिक्योरिटी कैमरा हो गया, एक्शन कैम, DSC, साइबर शॉट्स हो गए, हैंडी कैम हो गए, इवन मोबाइल फोन भी 4K रिकॉर्ड कर रहा है। और उसको देखने के लिए प्रोफेशनल लेवल पे 4K OLED प्रोफेशनल लेवल पे 4K प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर भी आपको अवेलेबल है। और कंज्यूमर लेवल पे आपको नॉर्मल 4K प्रोजेक्टर है, वॉल प्रोजेक्टर है, और ब्राविया टीवी 4K में भी आपको मिल रहा है, जिससे आप 4K कंटेंट को देख सकते हैं। सो इसलिए सोनी बोलता है कि फ्रॉम द लैंड टू द लिविंग रूम। ओके, सो
लेंस में शूट करने से लेके लिविंग रूम तक का पूरा जो उपचार है, पूरा जो सिस्टम है, वो सोनी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप आधा चीज उससे आधा चीज इससे ले रहे हो। आधा चीज इससे आधा चीज उससे लेने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कहीं पे आपको एरर्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो आप आर्काइव से लेके डिजिटल इमेजिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो, डिस्प्ले, सारा चीज आपको 4K में सोनी आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द लेंस। फ्रॉम द लेंस मतलब डिजिटल कैमरा लेंसेज से लेके शूटिंग करने से लेके मॉडल सारे कैमरे मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, सिस्टम आपका आर्काइव है, आर्काइव भी सोनी का जो मेमोरी कार्ड है वो सोनी खुद दे रहा है आपको। इवन आप SQD कार्ड जो मार्केट में देखते हो वो भी सोनी ही प्रोवाइड करता है। ओके, जो आप पोस्ट प्रोडक्शन का बात कर रहे हो तो आपको कैटलिस्ट प्रिपेयर, कैटलिस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो भी सोनी खुद प्रोवाइड कर रहा है, सोनी के खुद के हैं जिसको आप एडिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, पोस्ट प्रोडक्शन में आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। आपको थर्ड पार्टी FCP या क्या बोलते हैं प्रीमियर में जाने की जरूरत नहीं है। जा सकते हो तो अच्छे बात है, बट नहीं जाना चाहते हो और इससे यूज करना चाहते हो तो इससे भी आपका बेसिक काम हो जाएगा। ऑडियो सुनने के लिए आपको ऑडियो का सारे हेडफोन, स्पीकर, साउंड बॉक्स सारे सोनी प्रोवाइड कर रहा है। ऑफकोर्स डिस्प्ले, अगर आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, फोटो कर रहे हो तो इसको डिस्प्ले तो करोगे ही। तो प्रोजेक्टर एक माध्यम है या टेलीविजन एक माध्यम है। अगर आप किसी का शादी शूट कर रहे हो तो उसको दिखाओगे कैसे, तो ये भी आपको सोनी ही प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम द लिविंग रूम, सो एंटर प्रोसेस आपको मिल रहा है इसमें। तो म्यूजिक वीडियो कहाँ कहाँ शूट कर सकते हो, म्यूजिक वीडियो है, इंडिया फिल्म है, जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनते हैं, प्रमोशन वीडियोस बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, वेडिंग, इवेंट, किसी जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं इस सारी चीज़ों को। सो अभी क्या हो रहा है कि ये ऑटो फोकस जो सिस्टम्स है ये अभी स्लोली चेंज हो रहा है। तो चेंज होने से क्या बेनिफिट ये हो रहा है कि ऑटो फोकस पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री वो मैनुअल फोकस पे। और आई ऑटो फोकस एक बेहतरीन चीज़ है जिसपे आप फोटो में तो कर ही सकते हैं, आजकल वीडियो में भी ये फैसिलिटी दे रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर उसका आंखें दिख रहा है और वो दूर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो उसको आप अगर हाफ प्रेस करके रखोगे तो वो आई ऑटो फोकस अगर डिटेक्ट कर रहा है तो वो नॉर्मली उसको फॉलो करता रहेगा जब तक आप उसको रिलीज नहीं करते हो बटन को। जब बटन रिलीज करोगे तो आई ऑटो फोकस छोड़ देगा। तो काफ़ी नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुका है वीडियो में, कैमरे के अंदर वीडियो पार्ट को अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। फोकसिंग स्पीड आपका जो हो गया है वो 0.02 सेकेंड, मतलब आप बिलीव करो कितना स्पीड पे वो फोकस कर सकता है सब्जेक्ट को। ओके, रियल टाइम वीडियो ट्रैकिंग ये आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करता है। और वाइड एप कवरेज, तो वाइड एप कवरेज भी एक बेनिफिट है। अगर आपका एप एरिया का कवरेज ज़्यादा नहीं है तो आपका क्या लिमिटेशन आता है वो मैं आपको 2-3 स्लाइड में आगे बताऊंगा। रेजुलेशन वाइज 4K HDR जो मैंने बात कर रहा था, 4K आज तक पब्लिक बहुत कम यूज करता है, यहाँ पे कैमरा कंपनी 4K HDR आउटपुट दे रहा है। तो HDR पहले क्या होता था कि पहले फोटो में ज़्यादा यूज किया जाता था। तो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो न्यू जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बात करेंगे तो HDR आज के टाइम में ज़्यादा यूज प्रेफर नहीं करते हैं लोग। ओके, तो इमेज टैगिंग करते हैं, ओके, फोटो टैगिंग करते हैं। सो HDR वही टेक्नोलॉजी है बट वो क्या करता था, 3 पैरामीटर्स को लेके आपका फोटोज को शूट करता था। एक क्या है, ब्राइट एरिया, एक शेडो एरिया, एक मिड टोन। ओके, हाईलाइट टोन, मिड टोन एंड शेडो टोन, ये तीनों टोन को वो कवर करता था। ब्राइट एरिया में वो डिटेल्स लाता था, शेडो एरिया में डिटेल्स लाता था, मिड टोन को बैलेंस करता था और आपको एक आउटपुट देता था जिसको हम HDR बोलते थे। बट आज के जो न्यू टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन जो कर रहा है वो HDR को प्रीफर नहीं करता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका इमेज टैगिंग को ज़्यादा प्रीफर करता है। और इमेज टैगिंग होने से कारण क्या होता है कि आप एक एक चीज़ को स्टैक कर सकते हो आपके हिसाब से एक्सपोजर से, और फोटोशॉप में जाके आप जब इसको ऑटोमेटेड कर दोगे तो वो अपने आप आपको एक इमेज बना के दे देगा। वो 10 फोटो शूट करो, 15 फोटो शूट करो, वो आपको एडिट करके फोटो रेडी करके दे देगा। आपको कुछ मेहनत भी करना नहीं है, आपको वो ऑटोमेटिक उसमें जो 10 फोटो आपने स्टेडिंग करके शूट किया है उसको आप उस पर शूट करोगे तो वो आपको रेडीमेड इमेज बना के दे देगा, वो भी HDR से बेहतरीन क्वालिटी का। इसके लिए स्टेगिंग आज के टाइम में ज़्यादा यूज हो रहा है। इधर लोग 3 फोटो अलग शूट कर रहे हैं एक्सपोजर कंपनसेशन लेके,
जिसको आप इमेज ब्रैकेटिंग भी बोल सकते हो, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी बोल सकते हो। तो ये मैनुअल प्रोसेस में जा चुका है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ रहा है तो कुछ चीजें मैनुअल प्रोसेस में जा रहा है। ओके, बट यहाँ पे जब बात कर रहे हैं हम वीडियो का, तो 4K HDR क्या है, तो ये फोटो में होता था बट वीडियो में नहीं हो पाता था। वीडियो में क्या है, अगर कोई भी चीजें वीडियो में करना है तो क्या होता था कि इधर आपको एनडी फिल्टर यूज करना है। ओके, अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है बार बार तो आप एनडी फिल्टर से भी परेशान हो जाते थे, तो नहीं कर पाते थे। ओके, तो इसके लिए क्या होता था, 4K HDR वीडियो आने के बाद क्या होगा, आप वीडियो का जो फॉर्मेट है उसको HDR में डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो खुद कैमरा आपका अपना हाई डायनामिक रेंज को यूज करेगा और उसको कंट्रोल कर लेगा। तो कंट्रोल करने से क्या आपको बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो बन सकता है। 6K ओवर सैम्पलिंग क्या है कि 6K ओवर सैम्पलिंग ये हो गया कि हम 4K का बात कर रहे हैं और कैमरा कंपनी 6K ऑलरेडी बना चुका है, उसको ओवर सैम्पलिंग कर रहा है। इन द सेंस कैमरा 6K रिकॉर्ड करता है, हर छोटे छोटे डिटेल्स को वो रिकॉर्ड कर पाता है और वो आपको उसको ओवर सैम्पलिंग करके 4K आउटपुट देता है। तो ये आपको 6400, ओके, आपको 6600, ये सारे जो मॉडल है वो 6K ओवर सैम्पलिंग करने वाले मॉडल्स हैं, जिसपे आप 6K रिकॉर्ड कर पा रहा है बट वो ओवर सैम्पलिंग करके 4K दे रहा है। मे भी फ्यूचर में आपको वो 6K भी प्रोवाइड कर सकता है। तो सोचो कि कितना हाई क्वालिटी वो रिकॉर्ड कर पाता है। स्लो मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो के लिए। ओके, तो स्लो मोशन भी इम्पोर्टेंट है बहुत वीडियो के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो इफेक्ट है, अगर कोई भी ह्यूमन टेंडेंसी को देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, एक नॉर्मल ह्यूमन का आई का जो टेंडेंसी है, हम लोग का जो आंखें हैं, ये कोई भी चीज को 5 सेकंड से 6 सेकंड ज्यादा देखना पसंद नहीं करता है। अगर वही चीज को कंटिन्यू देख रहा है तो 5-6 सेकंड के बाद वो अपना स्विच चेंज कर देता है, इन द सेंस उसका मूड चेंज कर देता है। तो अगर अब आप कोई भी वीडियो बना रहे हो और कंटिन्यू वो चल रहा है और 5 सेकंड के अंदर या 6 सेकंड के अंदर अगर आपका ड्रामा चेंज नहीं हो रहा है, आपका शॉट चेंज नहीं हो रहा है, तो आदमी बोर हो जाएगा देखने के लिए। तो वो चीज को लोग पसंद नहीं करते। आज सिनेमा में, फिल्म में इस सारी चीजों को क्यों पसंद किया जाता है, आप बार बार क्यों देखते हो, बिकॉज वो ये चीजों को जानते हैं और वो 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर मॉडल फेस को, आइदर वो वाइड एंगल हो या वो टाइट शॉट हो, वो 3 एंगल में उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि पहले फिल्म में बोला जाता है ना, वीडियो में, तो एक वाइड शॉट लेते हैं 5 सेकंड के अंदर, एक मीडियम शॉट, एक टाइट शॉट। तो 5 सेकंड के अंदर 3 शॉट चेंज होगा तो आपको आपका जो आंखों का जो विजिबिलिटी है वो डिफरेंट होगा, तो आप उसको इंटरेस्ट लोगे देखने के लिए। एज वेल एज कोई भी चीज अगर मोनोटोनियस हो जाता है, अगर आप पुराने टाइप के वीडियो को देखोगे तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें खुद एक दो इफेक्ट आते रहते हैं, तो वो मोनोटोनियस हो जाता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं आज के जमाने में। तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज देना है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप स्लो मोशन या टाइम लैप्स उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि आंखों को अच्छा लगे। कोई चीज को जो नॉर्मल स्पीड आंखों में देख रहे हो, क्योंकि हम लोगों का जो आंखें है वो 25 फ्रेम में देखता है नॉर्मली, और उस चीज को अगर हम जब स्लो करके उसको दिखा रहे हैं तो वो आंख क्या कर रहा है, जैसे अभी सपोज मानो बटरफ्लाई है, हमारे नॉर्मल आंखें क्या कर रहा है कि सडनली बटरफ्लाई बैठा हुआ है, उड़ के चला गया, हम वो देख रहे हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट हम उसको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करके हम उसको स्लो मोशन, तो क्या होगा कि वो जो उड़ रहा है स्लोली, उसका जो पंख हिला रहा है और उड़ते हुए जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है, तो आपको आंखों को अट्रैक्ट करता है वो चीजों को। तो इसके लिए ये इंटरेस्टिंग बनता है वीडियो में। ये एज एग्जाम्पल मैंने दिया बटरफ्लाई का, कोई भी चीजों पे कर सकते हैं इसको। टाइम लैप्स, आप डिफरेंट टाइप का टाइम लैप्स बना सकते हो, वो आप हाइपर लैप्स बना सकते हो। ओके, तो उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो स्पीड चीजें मूवमेंट होता है तो आपको भी देखने के लिए मजा आता है। तो क्या हो गया, स्लो हो गया, सुपर स्लो हो गया, नॉर्मल हो गया एंड स्पीड हो गया। ये चारों का कॉम्बिनेशन में जो वीडियो बनेगा तो ये अल्टीमेट बनेगा, एक अट्रैक्टिव वीडियो बनेगा। कॉम्पैक्टनेस में जैसे मैंने बताया, टिल्टेबल स्क्रीन है, ऑडियो इनपुट है, लेंस कंफर्टेबिलिटी है। ओके, और कैमरे में ट्रांसफर करने के लिए वाईफाई NFC दिया है और रिसेंटली ब्लूटूथ भी दिया गया है कैमरे में, तो आप ब्लूटूथ के जरिए भी आप यूज कर सकते हो। और ब्लूटूथ का आपको रिमोट भी मिल रहा है। NFC जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है, मोबाइल को टच करने से डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। वाईफाई से आप कनेक्ट करके भी मोबाइल को डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ से क्या होगा, जैसे मैंने बता रहा था कि ब्लूटूथ से क्या होगा कि आप सपोज मान लो पहाड़ों में जा रहे हो, आपको
नाइट स्काई शूट करना है आपको, सपोज मान लो कि स्टार ट्रेल शूट करना है और पहाड़ों में हो, ठंड काफ़ी है, आप टेंट से बाहर नहीं जा सकते, कैमरा आपने सेट कर दिया ट्राइपॉड के ऊपर, टाइम आपने टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट आप ट्रिगर कैसे करोगे? सपोज मान लो आपको इस पे शूट करना है बल्ब मोड पे, तो ट्रिगर कैसे करोगे? आपके पास केबल होना चाहिए, तो आपने क्या किया, बाहर जाके केबल से आपने क्लिक किया, लॉक कर दिया, फिर वापस आया, बट बंद करने के लिए आपको तो जाना तो पड़ेगा बाहर, ठीक है। और IR में क्या होता था, वो इतना लंबा सिंक्रोनाइज नहीं करता था इंफ्रारेड पे, तो वो आपको पास जाके करना पड़ता था, बट ब्लूटूथ होने के कारण क्या हो गया, आप 100 मीटर डिस्टेंस में तंबू में बैठ के भी आपके कैमरे को ट्रिगर ऑन कर सकते हो और ट्रिगर ऑफ कर सकते हो, और उसको वो कैमरे को आप वाईफाई में कनेक्ट करके आपके मोबाइल में उसका विजिबल देख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट एडवांस टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सोनी। आप मोबाइल से कनेक्ट कर दिए, तो कैमरा आपने सेट कर दिया था, और वो क्या देख रहा है, आप अपने तंबू में बैठे हो या एज वेल एज ब्लूटूथ से आप उसको ट्रिगर ऑन कर रहे हो, तो कैमरे से आप मोबाइल से आपको दिख रहा है ट्रिगर ऑन हो गया, फिर आप ट्रिगर ऑफ कर रहे हो। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल रहा है इन शॉटगन, माइक, वर्टिकल ग्रिप, स्पेयर बैटरीज, ये सारे आपको एसेसरीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। Perfect moments. Even when looking to the side or facing down, ये IFX का मैं एक वीडियो maintain चलाया हूँ solid छोटा सा, focus on the eyes, वीडियो में कैसे even when वो ऑटो subjects फोकस are करता है, continually moving. थोड़ा सा लेग होगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट Capturing rich कनेक्शन, natural बट आप expressions एटलीस्ट in जान your सकते हो कि shots कैसे has काम कर रहा never है। been more possible. रियल टाइम ट्रैकिंग में से मैंने बताया था, रियल टाइम ट्रैकिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। सपोज मान लो कि मैं कुछ इवेंट शूट कर रहा हूँ और उनको मुझे रिकॉर्ड करना है, और तो क्या होगा कि आप उसके ऊपर टैप कर दोगे, मोबाइल का जो टच स्क्रीन है या आपके कैमरे में जो टच स्क्रीन है, अगर मोबाइल में कनेक्टेड है तो मोबाइल टच स्क्रीन से भी कर सकते हो, अगर मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो आप अपने कैमरे में टच स्क्रीन में टच कर दोगे और उनके ऊपर लॉक कर दोगे। तो लॉक करने के बाद क्या होगा कि वो जहाँ तक जाएंगे उसको वो फोकस फॉलो करता रहेगा और वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा। वो अगर डिस्प्ले से बाहर चले जाते हैं, आपके फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वंस बैक करेंगे तो उनको फिर से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, बिकॉज ऑफ AI एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा, उनको फॉलो करेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, वाइड एरिया कवरेज जो मैं बात कर रहा था, वाइड एरिया कवरेज होने से क्या होगा कि आपके कैमरे में 90% का एरिया वो ऑटो फोकस से कवरेज किया गया है, तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर आई ऑटो फोकस कर सकते हैं या कोई भी वीडियो बना सकते हो, फोकस स्विच नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अदर में हम जब देखेंगे तो क्या होता है, सेंटर वेटेड में आपका फोकस पॉइंट रहता है, कम फोकस पॉइंट होने के कारण। तो क्या होता है, आप कॉर्नर में कोई चीजें शूट करना चाहते हो तो आपको रिफोकस करना पड़ता है, वहां पे फोकस लॉक करो और कैमरे को रिकम्पोज करो। बट यहाँ पे 425 ऑटो फोकस सिस्टम होने के कारण आप कॉर्नर टू कॉर्नर ऑटो फोकस कर पाओगे बिना आपको रिकम्पोज करके। जो कंपोज करना है वही कंपोज है और वो ऑटोमेटिक कॉर्नर टू कॉर्नर फोकस कर देगा। स्लो मोशन के बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आपको। एक स्लो मोशन वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हो, काफी इमीडिएट, देखो कितना इमीडिएट इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। इफेक्ट कुछ भी नहीं दिया गया है, ओनली ये दिया गया है स्लो मोशन एंड क्विक मोशन एंड नॉर्मल मोशन में ही खेल खेला गया है इसको कंप्लीटली। एंगल चेंज किया गया है, इसमें कोई इफेक्ट, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, तो क्या होता है कि बेसिकली अगर हम स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं और क्विक मोशन रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो देयर इज 2 टेक्निक्स। बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि सर हमको स्लो मोशन रिकॉर्ड करना है बट हाई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इनके लिए मैं ये बता दूं कि स्लो मोशन सोनी में 2 टाइप का स्लो मोशन है। जब आप कैमरे के ऊपर का, जिनके पास सोनी कैमरा है वो उनको पता होगा, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि कैमरे में ऊपर डायल चेंज करेंगे, सोनी के ऊपर जो डायल होता है तो नॉर्मली PASM होता है, उसके बाद एक वीडियो का भी डायल होता है। ओके, जब वीडियो के डायल में जब आप डायल करोगे तो आपको ये, और अंदर सेटिंग में जाओगे वीडियो सेटिंग में, तो आपको ये जो सेटिंग है वो दिखाई देगा क्योंकि ऊपर आपने वीडियो रखा है।
ओके, जब आप इस पर वीडियो रखा है तो वीडियो का ये सिंबल देखा ऊपर दिखेगा आपको, ये छोटा जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल दिखेगा। तो ये सिंबल जो ऊपर जब आपका डायल में होगा तो आपको मेन्यू के अंदर जब जाओगे तो आपको ये मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू में आपको ये नॉर्मली 120p 100m दिखाई देगा जब आपका कैमरा NTSC में चल रहा है। अगर वो PAL सिस्टम में चलेगा तो वो 100p 100m दिखाई देगा। तो 100 का मतलब ये है कि 100 फ्रेम रेट, P मतलब प्रोग्रेसिव, 100m मतलब 100 मेगाबाइट ट्रांसफर रेट। ओके, हाई क्वालिटी रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा कैमरा। ओके, और ये सजेशन तब रहेगा जब आपके पास टाइम है, आप पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हो और आप कोई अच्छा प्रोडक्शन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, कमर्शियल या डॉक्यूमेंट्री के लिए काम करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस पे आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कीजिए 100p 100 मेगाबाइट ट्रांसफर रेट में। ये क्या करता है कि ये 100 फ्रेम कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करेगा 100 मेगाबाइट ट्रांसफर रेट में हाई क्वालिटी में, बट ये आपको इंस्टेंट स्लो मोशन का वीडियो नहीं देगा। इंस्टेंट नहीं देगा कारण ये स्लो मोशन रिकॉर्ड तो किया है, बट ये जब आप उसको टाइमलाइन पे डालोगे तब वो आपको दिखाई देगा। कैमरे के अंदर वो प्लेबैक नहीं होगा, प्लेबैक करके नहीं देख पाओगे, वो आपको नॉर्मल विजन में ही दिखाई देगा। बट आपका स्लो मोशन 120 पे 100 पे ही रिकॉर्ड किया है, भले वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बट उसको जब टाइमलाइन पे डालोगे तो हाई क्वालिटी होने के कारण वो आपको टाइमलाइन में दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाने का चांसेस है। तो उसका डिफरेंट तरीका ये है कि ऊपर और एक डायल आएगा, आपको ये से दिखाई देगा SNQ, ये दिखाई दे रहा है SNQ। तो SNQ में जब आप ऊपर से डायल चेंज करोगे, उसके सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 120 फ्रेम या 100 फ्रेम दिखाई देगा और ये इंस्टेंट स्लो मोशन के लिए है। इंस्टेंट स्लो मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 12 Mbps में चल रहा है कैमरा। तो 12 Mbps में जब कैमरा चल रहा है तो वो आपको इंस्टेंट स्लो मोशन बना के दे रहा है। इमीडिएट आप ट्रांसफर करके क्लाइंट को भेज सकते हो, अपलोड कर सकते हो, इन बॉडी में देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, हालांकि ये भी अच्छा क्वालिटी का है, बट मेगाबाइट ट्रांसफर रेट कम होने के कारण ये आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है और आप इसको इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग। सो SNQ आपको एडिटिंग नहीं करना है, इंस्टेंट करना है तो SNQ में कीजिए। आपको एडिटिंग करना है तो आप नॉर्मल वीडियो पे कीजिए ताकि बिट रेट आपको ज़्यादा मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ इंटरवल शूटिंग के लिए, ऊपर है। तो आप टाइम लैप्स जो इंटरवल शूटिंग करते हो वो ये आप टाइम लैप्स बनाते हो, ह्यूमन के ऊपर भी हाइपर लैप्स बना सकते हो। इवन इसको आप वेडिंग में भी यूज कर सकते हो, अगर कोई शादी का काम करता है तो वो वेडिंग पे भी इसको काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है कि सपोज मान लो दूल्हा दुल्हन को आपने कोई जगह पे खड़ा कर दिया है, डिफरेंट 5 जगह पे आपको डिफरेंट तरीके से शूट करना है और उसको आप वीडियो बनाना है। तो टाइम लैप्सिंग आप इंटरवल शूटिंग कर ऑन कीजिए। इंटरवल शूटिंग में आप क्या करोगे कि आप आपका जो कैमरा है उस पर आपने टाइमर दे दिया, आपने वो इंटरवल ड्यूरेशन दे दिया, शॉट डिसाइड कर लिया कितना शॉट लेना है और 5 मिनट के बाद एक शॉट लेना है, या पहले 50 फ्रेम आपको 5 मिनट में शूट करना है, फिर आपने पॉज किया, फिर दूसरे लोकेशन में चले गए दूल्हा दुल्हन को लेके और फिर उसके बाद वहाँ पे शूट किया। तो वैसे आप इसको शूट कर सकते हैं। ओके, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक वीडियो। ये वीडियो देखिए, ये एग्जाम्पल है बट आप इसको दूसरे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपका है तो आप कोई भी एक्शन में उनको बोल सकते हो, शूट करा सकते हो। थोड़ा सा लेंस के बारे में बात करते हैं। वीडियो में बेसिकली ज़्यादातर जो काफ़ी पॉपुलर लेंसेज हैं वो क्या है। ओके, तो फोटोग्राफी में तो आप जानते हो कि हर टाइप के लेंसेज यूटिलाइज किया जाता है, हर टाइप के लेंस को हम यूज करते हैं, बट वीडियो में कम्प्लीटली डिफरेंट है। हालांकि आप ओवरराइड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपका डिसीजन है। आप एज ए DOP आप कुछ भी आपके टेक्निक से यूज आप कर सकते हैं, बट जो पॉपुलर चीज़ें हैं जो ज़्यादातर मार्केट में चलता है या जो DOP ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे कि नॉर्मली 50 mm को हम बोलते हैं नॉर्मल लेंस, उससे नीचे अप टू 16 50 mm नॉर्मल लेंस हो गया, 50 से 16 तक का हमारा वाइड एंगल हो गया, 16 से नीचे चलेगा तो सुपर वाइड एंगल हो गए। फिसाई लेंस भी अवेलेबल मिलता है, वो स्पेशल काइंड ऑफ लेंसेज हैं। 50 से आप जब 200 तक जाते हो तो वो ये मिड जूम हो जाता है, 200 से एबव चले जाते हो तो आपका सुपर टेली हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे लेंसेज के
मतलब फोकल लेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ है, बट हमको ये फोकल लेंथ को यूज कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा फोकल लेंथ यूज करना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको उस फोकल लेंथ के हिसाब से लेंस खरीदना है। हमारा काम क्या है, हम उसको कितने फोकल लेंथ में शूट करेंगे और उसके लिए कौन सा लेंस अवेलेबल है और कौन सा सुटेबल है, कौन सा बेटर है। हालांकि लेंस में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, क्वालिटी आते हैं, जैसे मैंने बोला था जी सीरीज है, जाइस सीरीज है, जी मास्टर सीरीज है, ये सारे सीरीज हैं, क्वालिटी डिफर करता है, स्पीड लेंस है, स्लो लेंस है, तो बहुत सारे लेंस का वेराइटीज हैं। बट पहली चीज है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमको कैसे चूज करना है, तो वीडियो में ज्यादातर जो फोकल लेंथ चूज किया जाता है वो है 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm एंड 135 mm। ये जो 5 लेंस मैंने बताया, ये वीडियो का सबसे पॉपुलर लेंस किट है। अगर आप वीडियो वाले हैं, ये वीडियो करते हैं या सिनेमेटोग्राफी करते हैं, डीओपी हैं, तो ये उनके किट में हमेशा होता है। तो 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 135 mm ब्लॉक लेंस है, ज़्यादातर यूज किया जाता है वीडियो में। वेरिएबल वीडियो में ज़्यादा यूज नहीं होता है, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट रहा तो भाड़े पे लिया जाता है या आप रेंट पे ले सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि 28-280 होता है, 350 होता है, तो ऐसे कुछ वेरिएशन के लेंसेज होते हैं, वो आप रेंट पे ले सकते हो, या सुपर वाइड जैसे 16 mm से वो नीचे, ये सारे आप रेंट पे लेके कर सकते हैं। बट मेजोरिटी लोग जो खरीद के रखते हैं वो वीडियो वाले, वो है 24, 35, 50, 85, 135 अकॉर्डिंग टू द बजट। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंसेज कहा जाता है, जिससे सारे काम हो जाते हैं, उसमें कोई डिस्टर्शन नहीं है। 24 mm में कोई डिस्टर्शन नहीं आएगा, अप टू 135 तक। 200 mm इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत रेयर शॉट्स होते हैं जो बहुत सुपर टेली से शूट किया जाता है। मेजोरिटी आपका 85, 50 और 135 में काम हो जाता है। ये सारे लेंसेज आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव दे रहा है, ये वीडियो में आप देख पा रहे हो। 20 में शूट कर रहे हो तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा है, चेहरा चौड़ा हो गया है। आप 85 में शूट कर रहे हो तो 200 में शूट कर रहे हो तो आप नैरो दिख रहे हो, पतला दिख रहे हो। तो ये ओल्ड टेक्निक स्कूल है, और ओल्ड स्कूल टेक्निक बोलते हैं इसको। कोई मोटा आदमी है तो पहले क्या होते थे कि हम 200 mm में शूट करते थे ताकि वो पतला दिखे, और कोई पतला आदमी है तो उसको हम क्या करते थे 24 mm पे वो 20 mm में शूट करते थे ताकि वो थोड़ा सा चौड़ा दिखे, मोटा दिखे, ताकि उसको कोई पतला ना बोले और उसको ज़्यादा कोई मोटा ना बोले। बट आज के टाइम में फोटोशॉप आने के कारण आप एडिटिंग में उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें एडिटिंग में आप चेंज कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। बट लेंस की यूटिलाइजेशन वीडियो में ज़रूरत है, क्योंकि फोटो में आपने स्विच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, बट वीडियो में कैसे करोगे? आपको एंटर एक एक फ्रेम को करना पड़ेगा। अगर आपने 100 फ्रेम शूट किया तो 100 फ्रेम को आपको एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए लेंसेज ज़्यादातर वीडियो में आपको एक्यूरेट यूज करना है, जो आपको चाहिए। अब एडिटिंग में आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। फोटो में क्या है, आपके पास एक फोटो है, आपने उसको स्ट्रेच करके चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, पतला कर दिया, वॉट एवर इट इज। तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर। वीलॉगिंग आज के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा लेंस क्या यूज होता है 16 mm से 24 mm, क्योंकि ये सिंगल हैंडेड वीडियो है। इस पर आपका कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। आप खुद को दिखा रहे हो, खुद बोल रहे हो, सब्जेक्ट को दिखा रहे हो, शूट कर रहे हो। तो वीलॉगिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसके लिए क्या है ना, आपको वाइड एंगल की बहुत ज़रूरी है ताकि आप फुल कवरेज ले सको। अदरवाइज क्या होगा, चेहरा दिखेगा, बाकी चीज़ें दिखेगा नहीं, सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अगर आप कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हो तो यहाँ पे 35 mm, 85 mm इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका स्टूडियो के साइज के हिसाब से ये काफ़ी कवरेज करेगा विदाउट डिस्टॉर्शन, ठीक है। सो और अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट देगा। थर्ड है, अब जैसे मैंने वो वीडियो दिखाया था, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो आप 20 mm से 85 में कवर कर सकते हो। देखो इसमें कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं है, मतलब डिस्टेंस से कोई वीडियो को शूट नहीं किया है, सारा क्लोज शॉट से लिया गया है। ओके, इसके लिए क्या है ना, 20 mm से 85 mm तक आपको काफ़ी बेहतर आउटपुट देगा ये। तो हमने वीडियो की बात तो किया टेक्निकली, थोड़ा सा ऑडियो की बात करते हैं, क्योंकि ऑडियो को सब कोई नेगलेक्ट करते हैं। ऑडियो इज़ ए वेरी वन ऑफ द मोस्ट नेगलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ओके, कोई ध्यान नहीं देता है कि ऑडियो क्वालिटी कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे या आप अगर रियल डीओपी देखेंगे, वीडियो जितना काम होता है ऑडियो उससे डबल काम होता है। ऑडियो के लिए स्पेशल ऑडियो इंजीनियर्स यूज किया जाता है, हायर किया जाता है।
ओके, तो ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वीडियो विदाउट ऑडियो कोई वैल्यू नहीं है उसका, नोबडी विल लाइक टू सी, कोई उसको पसंद भी नहीं करेगा। तो ऑडियो एक वाइटल रोल निभाता है अगर कोई भी सिनेमाटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में। तो माइक, ये सारे माइक्स हैं जो अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और अभी जो मैं अब दूसरा माइक दिखा रहा हूँ, एक है स्टार्टिंग में जो पहला वाला माइक है, ये आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, सिंगिंग के लिए, गाना गाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये शॉटगन है, विंडशील्ड है जिसपे आपका नॉइज कैंसलेशन होगा, शॉटगन है। ये आपका वायरलेस ट्रांसमिटर एंड रिसीवर है विथ मेपल। तो इस पे क्या है, लेपल से आप क्या कर सकते हो कि आप ट्रांसमीटर यूज कर सकते हो एंड रिसीवर यूज कर सकते हो कैमरे में इसको लगा के, और आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो लेपल है ये आप केबल वाला लेपल है, इसमें केबल के थ्रू आप ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकते, बट आप पास अगर शॉर्ट वीडियो कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। सो ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको सोनी प्रोवाइड कर रहा है। PCM B1M, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो स्टेरियो माइक सिस्टम है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सारे माइक सिस्टम है, ये सारे माइक लगे हैं स्टेरियो आउटपुट के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो ऑडियो होते हैं वो मोनो होते हैं। ओके, ओमनी डायरेक्शन मोनो होते हैं, ये आपका मल्टीपल डायरेक्शन स्टेरियो है। ये आपका XLRI है, XLRI कनेक्ट पोर्ट में जाता है, XLR K3M मॉडल बोलते हैं। इस पर डुअल चैनल है, डुअल चैनल में आप एक नॉर्मल शॉर्ट एज वेल एज एक आप लॉन्ग इंटरव्यू के लिए लॉन्ग केबल खींच के भी ले जा सकते हो। ये केबल HDI से कनेक्टेड है, तो HDI यहाँ पे 2 पोर्ट होता है। और ये पीछे आपका चैनल कंट्रोल है, यहाँ पे DB कंट्रोल मिल रहा है, तो आप ऑडियो का जो क्वालिटी है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एज एग्जाम्पल ये कहाँ यूटिलाइज होता है कि ऑडियो में DB कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई संगीत यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, या कोई म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमने कोई जो हम रिकॉर्ड करते करते हमको पता नहीं चलता, कभी हम डीजे के पास चले जाते हैं, तो डीजे के पास चले जाते हैं तो आपको पता है कि साउंड क्वालिटी फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल साउंड से। आर्टिफिशियल साउंड देते हैं, हम डाउनलोड करके म्यूजिक पे या कोई भी चीज़ों पे उसको हम फिल कर देते हैं ताकि पता ना चले। बस ये पहले फटता क्यों है, क्योंकि हमारे माइक में वो कंट्रोल है नहीं। हमारा माइक जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जितना तेजी से देख रहा है उतना तेजी से रिकॉर्ड, उतना आवाज से रिकॉर्ड कर रहा है, उसको कैमरे के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको हमको रिकॉर्ड करने का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो DB कंट्रोल क्या होता है कि उसको रिकॉर्ड करने का कंट्रोल है, जिसपे अगर आप -3 -5 में रिकॉर्ड करोगे कोई भी डीजे को, तो वो क्या करेगा, हम जो नॉर्मल कानों में सुनते हैं हल्का सा लाइट स्मूथ साउंड, वो उतना ही साउंड सुनेगा। उसके जो फिल्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो जितना भी तेजी से बज रहा हो आपके कैमरे के माइक के अंदर से जो इनपुट होके आपके कैमरे के अंदर जाएगा वो उतना ही स्मूथ जाएगा और कम जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है उसको -3 में। वैसे ही अगर आप कोई चिड़िया शूट कर रहे हो तो दूर चिल्ला रहे चुई चुई करके, तो उस चीज़ों को आपको क्या करना है, दूर है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बट कैमरे में जब आप DB को बढ़ाओगे तो कैमरे का आपका जो माइक का जो रेजोलेंस है, जिसका जो सुनने का कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। दूर में भी जो चूं चूं कर रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर पाएगा, जैसे -20 -22 में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो प्रोबेबली ये कंट्रोल को बोला जाता है। तो ये आपको इन बॉडी में भी मिलता है। सोनी का अगर आप बॉडी खरीद रहे हो तो उसमें ऑडियो लेवल में जाओगे तो उसके अंदर आपको DB कंट्रोल मिलेगा जो इंटरनल माइक के लिए है। बट आप अगर एक्सटर्नल कोई चीज यूज कर रहे हो तो आपको XLRI में ये बेनिफिट मिल रहा है। CG60 एक शॉटगन है नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ज़्यादा पॉपुलर है, व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा यूटिलाइज होता है या शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा यूज होता है। और ये है J1 जो मॉडल है, ये टेली शॉटगन है। दूर का साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए आपको तो ये आप जहाँ डायरेक्शन दोगे दूर का, तो उस डायरेक्शन में कोई भी साउंड आ रहा है तो उस डायरेक्शन का साउंड को वो रिकॉर्ड कर पाएगा, बट डिस्टेंस। सो नाउ डेज इसका पॉपुलरिटी बहुत काफ़ी बढ़ चुका है व्लॉगिंग का, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक ऑल्सो। क्या है ना कि लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, घर के अंदर फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ओके, खुद का कुछ भी टॉपिक्स को लेके वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में वो एड्स को पोस्टिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक सोल्यूशन बनाया है कि सारी चीज़ों के लिए आपको एक 6400 जो मैंने जैसे बताया था, इस
4K रिकॉर्ड कर सकता है, हाईली कैपेबल कैमरा है। एल का मतलब है इसमें आपको 1650 का लेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो 1650 जो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। 16 mm से 20 mm 25 mm तक बेटर है। 50 mm थोड़ा सा डिस्टेंस और भी आप ले सकते हो। तो एक आपको CG60 का जो माइक है वो माइक मिल रहा है। इसमें 3.5 जैक है, XLR जैक भी है, 3.5 जैक भी है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। एज वेल एज आपको 2 बैटरी, एक वर्टिकल ग्रिप मिल रहा है। वर्टिकल ग्रिप इन द सेंस एक ट्राइपॉड जैसा है। ये नॉर्मली कैमरे के नीचे वर्टिकल ग्रिप नहीं है, एक ट्राइपॉड ग्रिप है जो आप कनेक्ट करके इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसका उससे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उससे आप मतलब इसमें जो की है उसमें आप की को यूटिलाइज कर सकते हो। और ये जब आप खोलोगे तो ये ट्रिपल जैसे ट्राइपॉड की तरह ये ओपन हो जाएगा। आप कहीं पे छोटे जगह पे इसको माउंट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। कार में प्लेट, क्लास के डैशबोर्ड में लगा दिया, टेबल पे लगा दिया, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और एक कोल्ड शू मिल रहा है। कोल्ड शू क्या होगा, कैमरे के नीचे ये आपको कनेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आप माइक लगा सकते हो या डिस्प्ले यूनिट, कुछ भी यूनिट आप इसको यूटिलाइज कर लगाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट सिंगल सॉल्यूशन है। एक बॉक्स में पैक होके आपको कंप्लीट सारा चीजें मिल रहा है। 2 बैटरी आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा। इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी के लिए आप फारूक जी से कांटेक्ट करना। ओके, वो आपको नंबर उस ग्रुप में मैं जो हमारे प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको पेस्ट कर देंगे, नंबर दे देंगे। आपको इस टाइप का कोई भी किट चाहिए तो आप डेफिनेटली उनसे बात करना। Although this is a workshop for video photography, but I want to know the how shutter will work. How shutter works in a mirrorless camera. How shutter work in a mirrorless camera? Yeah, because what is claimed by the company is first curtain is the electronic and second curtain is the mechanical shutter. What is this? Okay, let me tell you. First of all, there is a 3 type of shutter in the Sony camera. Okay, first Yeah. Okay, keep silent. I'll listen whenever because I have मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। मैं आप म्यूट कीजिए, मैं बताता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 3 टाइप ऑफ शटर। 3 टाइप ऑफ शटर में क्या होता है कि एक्चुअली कैमरे के अंदर इनबिल्ट जो शटर होता है वो नॉर्मल शटर होता है, जो कर्टन शटर बोलते हैं, जिसको हम मैकेनिकल शटर बोलते हैं। ओके, तो मैकेनिकल शटर में क्या होता है, 2 शटर होता है। दो, जो मतलब मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो आपको भी पता चलेगा कि 2 शटर होता है। तो 2 शटर में क्या होता है कि कोई भी शटर क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे तक रोलिंग होता है। मतलब पहला वाला जो होता है उसको हम फर्स्ट कर्टन बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको सेकंड कर्टन बोलते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद एक है जो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर। इलेक्ट्रॉनिक शटर में क्या होता है कि शटर का जो कर्टन है वो कर्टन काम नहीं करता है, वो ब्लॉक हो जाता है और लॉक हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली उसका जो सेंसर है वो चार्ज होता है, उस इमेज को रिसीव करता है, फिर वो चार्ज छोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक शटर। अभी जो तीसरा चीज है वो है फास्ट कर्टन इलेक्ट्रॉनिक शटर। फास्ट कर्टन इलेक्ट्रॉनिक शटर का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है कि आधा इलेक्ट्रॉनिक काम करता है, आधा मैकेनिकल काम करता है। तो आधा इलेक्ट्रॉनिक काम करता है, आधा मैकेनिकल काम करने से क्या हो रहा है कि जो शटर कैसे काम करता है। शटर देखो, कैमरे में कोई भी इमेज जब आप देखते हो तो वो उल्टा दिखता है। तो वो उल्टा दिखता है तो क्या करता है कि जो मैकेनिकल शटर उल्टा दिखता है तो क्या करता है कि पहले वाला जो शटर है, ऊपर वाला जो शटर है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर चले जाने से क्या होगा कि जो लाइट रिसीव करेगा, नीचे वाला जो शटर है उसको वो क्लोज करता हुआ चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या करता है कि अप डाउन बोलते हैं, मतलब ऊपर वाला पहले चला जाएगा ऊपर, उसके बाद नीचे वाला जो है उसको वो क्लोज करेगा। बट जब फास्ट कर्टन शटर होता है तो फास्ट कर्टन वाला जो ऊपर चला जाता है वो जाता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है और शटर जो नीचे वाला जो शटर होता है वो उसको खाली क्लोज कर देता है। तो इसके लिए क्या करता है, इससे क्या होता है कि जो शटर का जो लाइफ होता है, जो बैंडविड्थ होता है, शटर का जो लाइफ बोला जाता है ना, वो बढ़ जाता है। इसके लिए ये इसको यूज किया जाता है। अब जब अगर मैकेनिकल शटर यूज करेंगे तो 2 शटर हमेशा ठक ठक 2 बार यूज करेगा। 2 बार एक और उसको खोल दिया, दूसरा उसको बंद किया, तो 2 बार जो शटर क्लिक होगा तो वो शटर का लाइफ कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक से क्या होगा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेबल पे चला जाएगा, जो चार्जिंग के ऊपर काम करेगा। बट हमको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि फ्लैश सिंक्रो नहीं करता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होता है।
ओके। और मैकेनिकल में सारी चीजें सिंक्रो करते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता है, बट शटर का लाइफ कम हो जाता है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन पे रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया है कि एक फर्स्ट कटन इलेक्ट्रॉनिक शटर बनाया है, जिससे क्या होगा कि आधा इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के लिए काम करेगा और उसको जो कटन, नीचे वाला जो कटन है उसको क्लोज करने के लिए काम करेगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, तो आपका एक कटन शटर यूज हो रहा है और एक कटन शटर ऊपर वाला जो चार्ज कर रहा है उसने तो फोटो को चार्ज कर दिया, बट हमको फ्लैश जब यूज करना है तो दूसरा वाला कटन उसको क्लोज करेगा, तो फ्लैश फायर होगा उससे। तो आप पहले ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लैश फायर नहीं होगा, मैकेनिकल में आपका फ्लैश फायर हो रहा है नॉर्मली, बट शटर लाइफ खत्म हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं तो पहला वाला चार्ज होने के कारण क्या आपका इमेज चार्ज हो रहा है और शटर वाला जो कटन शटर है उसको क्लोज कर रहा है, तो फ्लैश फायर होगा। ठीक है, लेकिन मेरा और एक भी कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। वो है क्या, तो आपका जो ये A7 III है, मैंने देखा उसका फ्लैश सिंक शटर स्पीड है 250, 1/250 सेकेंड, ठीक है। करेक्ट। तो जब मैं सेकेंड कटन शटर यूज करूंगा तब तो फ्लैश फायर होगा, और वो किसी भी स्पीड में तो फायर होना चाहिए, वो तो होता है क्या? उसका लिमिटेशन है, क्योंकि क्यों? इसलिए तो मैंने बताया। सुनिए, आप जब डबल कटन यूज करते हो तो वो किसी भी सिंक पे फायर करता है, जब आपके जो फ्लैश है वो HHS होना चाहिए, हाई सिंक होना चाहिए। नहीं सर, जब मैं सुनिए, जब मैं डबल कटन यूज करता हूँ तब वो एक 250 में ही कम करेगी, उसके ऊपर जाएगा तो फ्रेम छोटा हो जाएगा, ठीक है। वही होते SLR और DSLR में, ठीक है। नहीं सर, लेकिन जो होता है, सर सुनिए, मेरा बात पहले सुन लीजिए। ओके, आपका जो बोलना है वो सही है, बट मेरा जो बात बोलना है, मैं जो कैमरे के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली फास्ट कटन शटर यूज कर रहे हो तो आपका जो कैमरा है वो 1/2 फास्ट कटन शटर मतलब समझा नहीं आप, थोड़ा एक मिनट, फास्ट कटन शटर मैं समझा नहीं। एक कटन यूज कर रहे हो, एक कटन इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हो और एक कटन आप यूज कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप समझ गया, ठीक है, समझ गए, तो उसको फास्ट कटन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया 3 टाइप का, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक से, दूसरा फास्ट कटन है मतलब आधा इलेक्ट्रॉनिक आधा कटन है, और तीसरा मैकेनिकल है मतलब दोनों कटन है, ठीक है। तो आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करोगे तो आपका कोई भी फ्लैश सिंक नहीं करेगा। आप फास्ट कटन यूज करोगे तो आपका 1/200 से आगे नहीं बढ़ेगा, 100 से 200, 1/200 से ऊपर अगर आप करोगे तो आपका हाफ फ्रेम आएगा, क्योंकि ये हाफ यूज कर रहा है। आप जब मैकेनिकल यूज करेगा तो आपका जो शटर है वो अप टू 8000 शटर तक फायर करेगा, बट आपका जो यूनिट है वो HHS होना चाहिए। That is the question, that is the point. Yes, this is the point. Right. Now I understood. This was my question. ठीक है, yeah, एकदम समझ गया। It's a great advantage, because it is the flash working up to 8000. Yes. Thank you very much. और एक क्वेश्चन था, और एक आपके पास अगर स्ट्रोब लाइट है तो आप स्ट्रोब लाइट पे भी आप 8000 कर सकते हो। जो प्रो फोटो से फ्लैश आते हैं वो क्यों महंगे होते हैं, यही मेरा एक्चुअली क्या, यही मेरा आइडिया था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। सुनिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सस्ते वाले प्राइस के चक्कर में क्या ना, गोडेक्स या डिजिटेक ये सारे फ्लैश खरीद लेते हैं कम प्राइस में। तो वो क्या करता है कि 2000 से आगे मतलब 1/200 250 से आगे वो फायर नहीं करता है, क्योंकि उसमें सिंक कैपेबिलिटी नहीं होता है। इसमें HHS होता है, बट स्टिल वो समझ गया, ये तो होता ही है। हाँ, बट अरे क्या बोलते हैं, डिजिटेक तो 30 के ऊपर सिंक नहीं कर पाते, डिजिटेक जो है वो तो 30 के ऊपर सिंक नहीं कर पाते। हाँ, ओरिजिनल का सोनी का ओरिजिनल लोगे या प्रो फोटो लोगे या कोई अच्छे क्वालिटी का लोगे तो वो आपको अप टू 8000 तक सिंक करेगा, बिकॉज इसीलिए तो वो महंगे हैं और उसमें वो तो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। सही बात। ओके सर, और एक कंफ्यूजन थोड़ा दूर कीजिए। वो क्या है, आपका 2 टाइप का लेंस होता है, एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन G एंड G? G एंड GM एक्चुअली 2 अलग यूनिट में प्रोडक्शन होता है। रेंज है। G सीरीज मतलब सोनी का ब्लैक सीरीज है, जो ब्लैक में होता है। ओके, वो अलग प्रोवाइडिंग होता है, उसका जो कैपेबिलिटी है वो अप टू, ओके। और G मास्टर जो है वो मास्टर सीरीज है, वो अलग यूनिट है, वो टोक्यो में प्रोडक्शन होता है, ओके।
तो क्या होता है कि वो ऑरेंज सीरीज में प्रोडक्शन होता है। तो जो प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग होने के कारण जो इंजीनियरिंग फार्म अलग अलग होने के कारण जी सीरीज और जी मास्टर सीरीज अलग अलग है। जी मास्टर सीरीज क्या है, 100 मेगापिक्सल सीरीज तक का सपोर्ट करता है। उसमें जो फिनिशिंग क्वालिटी दिया जाता है वो 100 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है। और उसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन है, वो डिजाइन है, उसमें 3 ईडी ग्लासेस और जो सुपरसोनिक मोटर यूज किया जाता है, एलडी ग्लासेस। हाँ, तो इसके लिए वो उसका जो कोटिंग है, ये सारे बेटर क्वालिटी होने के लिए वो आपको मास्टर सीरीज में कैलकुलेशन किया जाता है। जो जी सीरीज है वो एक्चुअली थोड़ा सा लोअर प्राइस में, थोड़ा लोअर सेगमेंट में प्रोडक्शन होता है, इसके लिए वो जी सीरीज है। और इन बिटवीन एक और भी सीरीज आता है जिसको जाइस सीरीज बोलते हैं सोनी का। तो जाइस प्रोडक्शन करता है, बट जो जाइस का जो ट्वीट होता है, नहीं जाइस का ट्वीट है, ट्वीट हाँ, नहीं, ट्वीट जाइस इन द सेंस क्या होता है कि जो ओरिजिनल जाइस बोलते हैं आप, वो ये भी ओरिजिनल जाइस है, बट जो जाइस है वो जर्मन में प्रोडक्शन होता है। इसके लिए आप वो जो जाइस का बात कर रहे हैं, जैसे लॉक्सिया सीरीज हो गया या आपका डिफरेंट सीरीज हो गया, वो जर्मन प्रोडक्शन है। बट जो सोनी जाइस है वो सोनी का फैक्ट्री में जाइस कंपनी प्रोडक्शन करता है। जो टेक्नोलॉजी है वो जाइस का टेक्नोलॉजी है, बट सोनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बिकॉज उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आके उसको बना रहे हैं, इसके लिए वो सोनी जाइस हो गया। तो वो कोलैबोरेशन होने के लिए ऑटो फोकस दे पाता है, ऑटो फोकस देता है, इसके लिए कंपनी ने उनके साथ टाई अप किया हुआ है कि हमारे लिए आप प्रोडक्शन करोगे ऑटो फोकस में, ऑटो फोकस यूनिट हम प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी आपका रहेगा। तो इसके लिए वो सोनी जाइस हो गया है, वो भी ओरिजिनल। और एक बात है आपसे कहना है, ठीक है? देखिए, हम लोग तो सब डीएसएलआर में थे, हम लोग कैनन यूज को व्हाट एवर कंपनी हम यूज करते थे। अभी तो हम लोग सनी में आएंगे तो हम तो लेंस ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे, हम लोग माउंट एडाप्टर खरीदेंगे, जैसे मेटाबोन और MC11 सिग्मा का। ऐसा तो ऐसा लगाने से ऑटो फोकस कैसा काम करेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन रहेगा कि नेटिव लेंसेज में जाइए, कोई भी कंपनी में हो। अगर नहीं जा पा रहे हैं, आपका पॉकेट साइज सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन है। जैसे कि आपने सपोज मान लो कि कोई भी कैमरे में आपने ऑलरेडी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आप सोनी में आना चाहते हो और उसके लेंसेज आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी माउंट जो एडाप्टर होता है, माउंट एडाप्टर है, वो कन्वर्टर आप यूज कर सकते हो। उसमें कन्वर्टर यूज करने में आपको 2-3 चीजों की लिमिटेशंस होता है। ओके, वेराइटीज ऑफ एडाप्टर मिलता है। वेराइटीज ऑफ एडाप्टर में सिग्मा MC11 मिलता है, सिग्मा MC15 मिलता है, मेटा 1.4, मेटा 1.5 मिलता है, कोमलाइट मिलता है, विल्ट्रॉक्स मिलता है। ये सारे कंपनीज के आपको बहुत सारे, वेगो मिलता है, वेलो मिलता है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये आपको एडाप्टर प्रोवाइड करते हैं। बट आफ्टर ऑल दीज आर ऑल थर्ड पार्टी कंपनी, ना वो निकॉन से रिलेटेड है, ना वो कैनन से रिलेटेड है, ना वो सोनी से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे एडाप्टर बनाते हैं। तो मैंने जितने भी कंपनी का नाम लिया पहले एडाप्टर जो बनाते हैं, उसमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कैमरा और लेंसेस नहीं बनाते, वो खाली बीच का जो एडाप्टर है वो एडाप्टर बनाते हैं। तो क्या होता है, लिमिटेशन डेफिनेटली आएगा, काफी लिमिटेशन आएगा। तो लिमिटेशन में क्या होगा कि फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि वीडियो में ये एडाप्टर काम नहीं करते हैं, आपको मैनुअल फोकस पे काम करना पड़ेगा। ओके, वीडियो में आपको मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। मैनुअल फोकस में एडाप्टर काम करेगा, बट ऑटो फोकस उसका काम नहीं करेगा। वीडियो में करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा, जिससे उससे अच्छी स्पीड आप मैनुअल पे काम कर लोगे। तो पहला लिमिटेशन ये है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि लाइट कंजप्शन बढ़ेगा, 2.8 बिकम 3.5 हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोई भी एडाप्टर होलो वाला यूज कर रहे हो तो उसके बीच में गैप है, और लाइट ट्रांजेक्शन होने के लिए जो फ्लेंज होता है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फ्लेंज का डिस्टेंस बढ़ने के लिए लाइट ट्रैवल करेगा, तो लाइट ट्रैवल करने के लिए आपका लाइट कंजप्शन बढ़ेगा। एक क्वार्टर लाइट आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, 2.8 बिकम 3.5, 3.5 बिकम 4। सो एक आप क्वार्टर लाइट पकड़ लो, मतलब क्वार्टर स्टॉप लाइट आपका वो कंजप्शन बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका वीडियो में लिमिटेशन। ओके, फोटो में लिमिटेशन ये आएगा कि आपका लाइट कंजप्शन तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बट फोटो फोकस में सोनी कैमरे में आपको कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ओके, आपका जो नेटिव लेंसेज अगर 100% परफॉर्म कर रहा है, तो आपका थर्ड पार्टी लेंसेज आपको 90%, 95% का सपोर्ट कर रहा है फोटो में।
क्योंकि फोटो में जो एल्गोरिदम है, एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहा है, लेंस टू लेंस ऑपरेट करता है। उसमें एडाप्टर का काम ज्यादा नहीं है। एडाप्टर को सिग्नल देता है उसको कैलिब्रेट करने के लिए। तो एडाप्टर क्या करता है, लेंस को कैलिब्रेट करके फोकस लॉक कर देता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप ऑटो फोकस भी कर सकते हो, फोकस सिस्टम में भी प्रॉपर काम कर सकते हो फोटोग्राफी में। ओके, तो फोटोग्राफी में आपका लिमिटेशन खाली लाइट का ज्यादा रहेगा। तो लाइट को आप 2.8 बिकम 3.5 के हिसाब से चलना। आपको इमेज में आईपीटीटी डाटा में 2.8 दिखाएगा, बट वो 3.5 का लाइट कंजप्शन करेगा। वीडियो में ऑटो फोकस प्रॉपर नहीं काम करेगा। और ये दोनों में बात करेंगे तो कैमरे में डॉग होने का थोड़ा सा चांसेस आ सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी एडाप्टर बीच में है, लेंस अलग हो गया, बॉडी अलग हो गया, क्योंकि लेंस डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हिलने का चांसेस रहता है। तो आपको वेरी केयरफुली ऑपरेट करना पड़ेगा। हालांकि लेंस गिरेगा नहीं, वो गिर नहीं जाएगा, कनेक्टेड होकर आप उसको कंधे में झुला सकते हो बेल्ट के थ्रू, कुछ नहीं होगा। बट बीच में एक चीज आने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा डगिंग होगा, थोड़ा सा हिलने का चांसेस हो सकता है। तो दिस इट अदरवाइज और कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं है। डिपेंड अपॉन द एडाप्टर ऑल्सो, वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। सस्ते वाले एडाप्टर में कुछ फैसिलिटी नहीं है। जैसे एडाप्टर मेटा 1.5 आप खरीदोगे तो उसमें लेंस एडाप्टर में भी बटन होता है, जिस वो बटन को प्रेस करके भी आया ऑटो फोकस कर सकते हो, फोकस लॉक कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो उस बटन को। जैसे लेंसेज में बटन होते हैं, लेंसेज को कॉन्फ़िगर किया जाता है, वैसे वो एडाप्टर में है, इसलिए वो महंगे होते हैं। जो कि आपका नॉर्मली विल्ट्रॉक्स है, कोमलाइट है, सिग्मा है, इसमें वो बटन नहीं होते हैं, तो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते। दैट्स इट, नथिंग है, ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है। सर मेरा एक प्रॉब्लम एक क्वेरी है। मैं बोल रहा हूँ कि जब साइलेंट शूटिंग में फोटो खींच रहे हैं तब उस टाइम पे ओनली इलेक्ट्रॉनिक शटर काम करता है ना? करेक्ट। तो उस टाइम पे मैं जब A7 Mark III पे शूट कर रहा था तो फोटो में मतलब नेटिव लेंस के साथ ही पूरा फ्लिकरिंग आ रहा था फोटो पे। वो इशू कैसे सॉल्व करूं मैं? फ्लिकरिंग इन द सेंस किस टाइप का फ्लिकरिंग, आप बताइए। पूरा एकदम फोटो में मैं मतलब एक डॉग का फोटो खींच रहा था, ठीक है, तो सनलाइट पे, डे लाइट पे, तो उस टाइम पे पूरा एकदम लाइन 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 पूरा फोटो में हो गया। तो मैं उसको तो मतलब जब कैमरा में देख रहा था तब मेरे को समझ नहीं आया, जब मतलब एडिटिंग के टाइम मेरे को दिखा वो, और वो मतलब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम फोटो खींचा इलेक्ट्रॉनिक शटर छोड़ के, मतलब साइलेंट शटर ऑफ करके, तब वो प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को। ओके, सो आपने कोई डॉग का फोटो शूट किया डे लाइट में, हायर में, और आपने इस पे शूट किया, साइलेंट शूटिंग पे शूट किया, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो गया कैमरा। और आप जब क्लिक कर रहे हो तो आपको कैमरे में क्या दिखाई दे रहा था? लाइन दिखाई दे रहा था, पूरा फोटो में लाइन लाइन हो गया पूरा। ओके, और किस टाइप के लाइन हो गए? पतले पतले लाइन हो गए, मोटे मोटे लाइन हो गए? मोटा मोटा लाइन हो गया। ओके, सो इसमें क्या हुआ होगा, देखिए मैं फोटो बिना देखे बोल नहीं सकता, बट एज ए एजम्पशन मैं बता रहा हूँ कि जो शटर स्पीड है वो ज्यादा हायर हो गया होगा। शटर स्पीड क्योंकि जब आप इस पे शूट करते हो, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शटर में शूट करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर का जो सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटी होता है वो एक लिमिटेशन होता है उसमें। जब आप हाई शटर स्पीड में जब आप शूट करोगे तो वो आपको मॉयर दिखाने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो आपको हर जगह पे यूज नहीं करना है। और जब सनलाइट ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली सनलाइट में लाइट को कंट्रोल करने के लिए शटर स्पीड को बढ़ा दिए होंगे, तो वो अब आपने 2000-3000 के शटर स्पीड कर दिए होंगे, तो उसमें ये चांसेस हो सकता है कि लाइन दिखने का चांसेस हो सकता है। तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप वो इमेज को मुझे एक पर्सनली एक बार भेजिए, ओके, मेरे ईमेल आईडी पे मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको ईमेल आईडी दिखाया था, वो मैं आपको बाद में लास्ट में दिखा दूंगा। उसमें मुझे वो इमेज को एक बार भेजिए ताकि मैं उसको स्टडी कर सकूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ है या कोई इशू है तो हम उसको सर्विस सेंटर भेजेंगे। अगर नहीं है और कोई शूटिंग टेक्निक में तकलीफ हो रहा है या प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको उसको बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है। बट आई नो दैट कि जब आप वो साइलेंट शूटिंग में शूट करते हो तो आपका साइलेंट शूटिंग कहाँ यूज होता है? इधर लो लाइट पे, खुफिया जगह पे यूज होता है, ऐसा सिचुएशन में होता है। और आप हाई जब उसको शटर स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपको ये चांसेस होता है कि आपका वो रोलिंग इफेक्ट आए, क्योंकि वो रोलिंग शटर यूज नहीं कर पा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज करना है तो आपको लाइन दिखने का चांसेस होता है। वो टेक्निकली प्रूवन है, मतलब वो टेक्निकली ओके है जो हुआ है। बट खाली इतना है कि हमको स्टडी करना है कि वो एक्चुअली में हुआ था या दूसरा कुछ कॉज के लिए हुआ था, वो हमको स्टडी करना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो पोस्ट प्रोडक्शन क्या है कि वीडियो में पोस्ट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन के बिना वीडियो आपका मजा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे बोला जाता है ना, पोस्ट प्रोडक्शन आपका वीडियो में पर्टिकुलरली 70% 80% काम पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, ट्रांजेक्शन में हो सकता है, ट्रिमिंग में हो सकता है, कलर ग्रेडिंग में हो सकता है, ओके, इफेक्ट्स में हो सकता है। तो सोचो कितने सारी चीजें हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रोडक्शन पे आपको ध्यान देना है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपको जब ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपके इमेज जो वीडियो है वो क्वालिटी आपका बहुत डिफरेंस हो जाएगा, बहुत काफ़ी चेंजेस आएगा क्वालिटी में। तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो एसलॉग वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, रेस्ट ऑल हम नेक्स्ट टाइम कभी भी बात करेंगे। तो एसलॉग क्या है? जब एसलॉग क्या है ना, सोनी के कैमरे के अंदर एक पीपी पिक्चर प्रोफाइल होता है। तो पिक्चर प्रोफाइल वीडियो एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। तो पिक्चर प्रोफाइल में पीपी जब आप यूज करते हो, पिक्चर प्रोफाइल यूज करते हो, तो जो नहीं यूज करता है, जो स्टैंडर्ड वीडियो बनाता है, तो कैसे प्रॉब्लम फेस करता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप अभी जो जो फुटेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ओके, एक आदमी है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लीच आउट हो गया है। आप फुटेज लेना चाहते हो वीडियो में, ये बैकग्राउंड को कैसे कंट्रोल करोगे? आइदर आप एनडी फिल्टर यूज करोगे या लाइट, आप यहाँ का कंट्रोल एक्सपोजर लोगे और चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा लाइट मारोगे। बट वीडियो है, फुटेज 5 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। ये तो प्रोडक्शन हो गया, इसके लिए आपने कट शॉट लिया, आपने कट किया, फिर आपने सारा मॉडिफाई किया, चेंज किया, फिर शॉट लिया, बिकॉज प्रोडक्शन है या डॉक्यूमेंट्री है। बट शादी में कैसे करोगे? आप शादी में तो वेट नहीं कर सकते, एनडी फिल्टर यूज नहीं कर सकते, लाइट आपको चेंज करना बार बार होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे आप इसका सोल्यूशन निकालोगे? तो मैं अगर पीछे का एक्सपोजर लेता हूँ तो वीडियो आपका फुटेज ऐसे हो जाएगा, पीछे का एक्सपोजर मिल जाएगा, बट फ्रंट में जो होगा वो काला हो जाएगा, फोरग्राउंड आपका डार्क हो जाएगा। तो दोनों को मैं बैलेंस कर नहीं पाऊंगा, कभी भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे वीडियो भी लेना है, इवेंट भी चल रहा है, फटाफट इवेंट चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारा जो सजेशन होता है बेसिकली एसलॉग होता है। तो जो पीपी होता है वो पीपी क्या है? बाय डिफॉल्ट पीपी को आप ओवरराइड कर सकते हो, इसमें बाय डिफॉल्ट है, बट आप इन हिसाब से चेंज कर सकते हैं। PP1, PP2, PP3, PP4 फेथफुल हो गया, सॉफ्ट हो गया, PP5 हो गया जो सिनेमा स्टाइल हो गया, PP6 सिनेमा स्टाइल 2, ऐसे PP4 3 PP सिनेमा 3 सिनेमा 4 भी आता है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ओके, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। PP7 मतलब क्या हो गया आपका? एसलॉग 2। एसलॉग 2 मतलब क्या है? ये डायनेमिक रेंज को कैमरे का यूटिलाइज करेगा। 18% ग्रे उसके ऊपर वो पुट करेगा। उससे पुट करने से क्या बेनिफिट होगा? जो पीछे देख पा रहे हो आप, इसमें देखिए पीछे जो हाईलाइट है पियानो के पास पूरा जल गया है, डिटेल्स कुछ भी नहीं है। बट जब मैंने PP7 यूज किया, एसलॉग 2 यूज किया, तो हाईलाइट में कंट्रोल आ गया। तो एसलॉग 2 तभी यूज करना जब हाईलाइट को कंट्रोल करना है। जब हाईलाइट को कंट्रोल करोगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल वीडियो में ग्रे चढ़ेगा। तो ग्रे चढ़ने से क्या होगा कि वो हाईलाइट को कंट्रोल तो करेगा, बाकी चीजों को भी ग्रे कर देगा। ओनली हाईलाइट को यूज करने के लिए एसलॉग 2 यूज करना। एसलॉग 3 कब यूज होगा? जब हाईलाइट एंड शेडो दोनों को कंट्रोल करना है। तो ये देखो, पहले था ये हाईलाइट को मैंने एसलॉग 2 में कंट्रोल किया, बट शेडो में डिटेल्स नहीं है, तो इमेज फीका हो गया। और जब एसलॉग 3 यूज करूंगा तो कैमरा और डायनेमिक रेंज को यूज करेगा, जो 15 स्टॉप डायनेमिक रेंज है उसको यूटिलाइज करेगा। तो क्या होगा? हाईलाइट को भी कंट्रोल किया और शेडो में भी उसने डिटेल्स दिया, तो आपका फुटेज होगा ऐसे स्मूथ बन जाएगा। इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा नॉइजी लगेगा, थोड़ा ड्रॉप डिटेल्स आ रहा है, थोड़ा जाली जाली दिख रहा है, क्योंकि उसने डायनेमिक रेंज को खोल दिया है, नॉइज को खोल दिया है, आईएसओ को खोल दिया है, और जो शेडो एरिया है उसको भी खोल कर दिया है, और जो ब्राइट एरिया है उसको उसने दबा दिया है। तो सारी चीजों को उसने डायनेमिक रेंज के थ्रू कंट्रोल कर लिया है। बट ये ऐसे वीडियो किसी को देना नहीं। इसको आप क्या करोगे? एडिटिंग टेबल पे लेके आओगे तो आपको ऐसे फीका लगेगा, तो इसके ऊपर LUT यूज करना, लट, जिसको बोलते हैं लुकअप टेबल। लुकअप टेबल आपको खरीदने भी मिल जाएगा, एसलॉग 2 एसलॉग 3 का आप खरीद सकते हो या खुद बना सकते हो। आप खुद बना के उसको यूटिलाइज करोगे। जब आप यूटिलाइज करोगे तो क्या करेगा? जब आप उसको इसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपका वीडियो का फुटेज ऐसे फाइनली आउटपुट मिलेगा। चेहरे में भी डिटेल्स मिल जाएगा, बैकग्राउंड में भी डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि उसने हाईलाइट को भी कंट्रोल किया था, शेडो को भी कंट्रोल किया था, फीका हो गया था, बट हमने क्या किया? कलर ग्रेडिंग कर दिया उसके ऊपर।
एक्सपोजर को बैलेंस कर दिया, थोड़ा सा हमने कंट्रास्ट को बढ़ा दिया ताकि नॉइज चला जाए, जो ड्रॉप पिक्सेल्स आ रहे हैं एक्चुअली वो नॉइज नहीं है, वो पिक्सेल्स है, बिकॉज वो शेडो एरिया को खोला है, 15 स्टॉप डायनेमिक रेंज को खोल दिया है उसने। सोचो 15 स्टॉप मतलब क्या होता है। ओके, हमने 1/200 को रिकॉर्ड किया, शूट किया है, वो 1/15 तक उसको खोल दिया है, कितना लाइट उसने प्रोवाइड किया इंटरनली। तो ऑब्वियसली वो जो पिक्सेल्स है उसको आपको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल कैसे होगा, आप उसको थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा के, आप थोड़ा सा आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के उसको कंट्रोल करना है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट आप खरीद भी सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। तो इससे आपका जो वीडियो है काफ़ी बेटर क्वालिटी और दोनों पैरामीटर आपके बैलेंस हो जाएंगे और ये नॉर्मल चलेगा। सो ये आप एडिटिंग जानते हो तो यूटिलाइज करना, नहीं जानते हो तो स्टैंडर्ड व्यू पे ही रेफर करना, ताकि फुटेज गड़बड़ ना हो, बाद में कंप्लेन ना हो कि आपने ये बताया था हमने किया बट हम उसको एडिटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं और जो एडिटर है वो ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले ये समझ लेना, फिर आप इसको यूटिलाइज करना। राइट, सो फॉर द टाइम मेरे पास इतना था। अभी आपका कुछ क्वेरीज था, वो क्वेरीज को हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। हेलो, तो नॉर्मली कौन मूड में उठाने से अच्छा होगा? क्या अच्छा नॉर्मली होगा, क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप बताइए। वो जो वेडिंग का एसलॉक 2 में उठाने के लिए जो आपने जो बताया वो तो ठीक है, तो फीका हो जाता है, फीका दिखता है, वो एडिट करने के बाद ही वो ठीक आएगा। ओके ठीक है, आप उसके लिए नॉर्मली जो अगर बात रिकॉर्ड करना चाहते हो तो PP5 PP6 यूज करना, सिनेमा मोड है PP5 5 और PP6, हाँ जो सिनेमा मोड है, सिने 1 सिने 2 एस गेमट यूज करना। ओके, एस गेमट यूज करना, ताकि उससे आपका क्या होगा ना, वीडियो नॉर्मल लगेगा, स्मूथ लगेगा, सॉफ्ट लगेगा और कलर भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टोन देगा। और आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, बेसिक थोड़ा बहुत एडिटिंग में आपका काम चल जाएगा। तो PP5 PP6 जो सिनेमा 1 सिनेमा 2 है, सिनेमा 3 है, ये तीनों में देख लेना इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि सिनेमा 1 सिनेमा 2 सिनेमा 3 सिनेमा 4 4 है, इसमें किसी में थोड़ा येलो ज़्यादा है, किसी में थोड़ा रेड ज़्यादा है, ये आप देख लेना आपके इन्वायरमेंट में। आपका अगर येलो ज़्यादा है तो आप वो उसका ऑपोजिट, अगर आपने सिनेमा 3 यूज किया है और येलो ज़्यादा हो रहा है तो सिनेमा 2 यूज करना, ताकि येलो कट हो जाए। तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको चला सकते हैं। PP5 और 6 में उठाने से अच्छा आ जाएगा। PP5 और 6 में आप देखना सिनेमा 1 सिनेमा 2, उसके अंदर जाना, सिनेमा 1 सिनेमा 2 सिनेमा 3 सिनेमा 4 रहेगा, उसमें से आप चूज करना, ठीक है। हाँ, मैं नया है, मेरा लिया हुआ है, अभी तो काम तो नहीं हुआ, लॉकडाउन के लिए सब पूरा बंद है। PP5 में बाय डिफॉल्ट होता है, बट आप अंदर जाके उसको थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकते हैं। अगर PP5 में सिनेमा 1 है और आप उसको सिनेमा 3 आपको अच्छा लग रहा है कलर, तो सिनेमा 3 लगा के सेव कर देना, ताकि वो सेव हो जाएगा, फ्यूचर में आपको काम प्रॉब्लम नहीं होगा। और फेज लॉक 2 का वो जो एडिट का जो मिले सॉफ्टवेयर मिलता है बताया, वो प्लगइन होता है, आप गूगल में सर्च करना, प्लगइन है, उसको बोलते हैं LUT, S-Log2 LUT बोल के सर्च करना, ताकि आपको वो मिलेगा। आप उसको प्लगइन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने एप्लीकेशन में। आपका एप्लीकेशन के हिसाब से डाउनलोड करना, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन है ना, जैसे अभी प्रीमियर के लिए अलग आता है, हाँ मतलब FCP के लिए अलग आता है, तो उसके हिसाब से डाउनलोड करना, उसको देख लेना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। और किसी का एक क्वेरी था, तो वो सर HLG कब यूज करना है? HLG हाईलॉक गामा है, वो जैसे मैंने बोला था ना 4K आपका 4K HDR बोलते हैं ना, ये इक्विवेलेंट टू 4K HDR है। अगर आपको तीनों पैरामीटर को बैलेंस करना है विदाउट एडिटिंग, आपको एडिटिंग ज़्यादा नहीं करना है और आपको तीनों पैरामीटर को बैलेंस करना है, कंप्यूटर को बोलना है कि खुद बैलेंस कर ले, तो आप HLG यूज करना। HLG1 HLG2 है, वो दोनों में से आप देख लेना। वो एक्चुअली HDR बना देता है वीडियो को और वो रिकॉर्ड करता है, वो इसको एक्चुअली HDR वीडियो बोलते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में आपको डिस्कशन कर रहा था कि 4K HDR क्या है। तो HLG1 HLG2 इज द HDR वीडियो, ठीक है। बट HLG में डायनेमिक रेंज तो S-Log से ज्यादा दिया जाता है ना? क्या देता है? डायनामिक रेंज जो है नहीं S-Log के जितना डायनामिक रेंज यूज नहीं करता है। वो डायनामिक रेंज यूज करने के बाद भी उसको वो कलर करेक्शन ऑटो कर देता है। अच्छा। हाँ, तो डायनामिक रेंज यूज करने के बाद भी वो कलर करेक्शन ऑटो कर देता है। इसके लिए आपको वो तीनों पैरामीटर बैलेंस लगेगा और कलर भी आपको स्मूथ लगेगा। उसमें आपको 18% ग्रे कार्ड नहीं चढ़ाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका कलर
सॉफ्ट नहीं होगा या फीका नहीं दिखेगा आपको, वो नॉर्मल कलर दिखेगा। ओके, बट आपका जो तीनों हाईलाइट पार्ट है वो थोड़ा सा बैलेंस करेगा और शेडो पार्ट को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। 1 और 2 में उस हिसाब से दिया गया है। और मे भी फ्यूचर में वो 3, 4 आएगा तो और ज़्यादा डायनेमिक रेंज यूज करे और ज़्यादा अच्छा बनना है। तो अभी के लिए वो 1, 2 दो फॉर्मेट है, उसमें से थोड़ा बहुत वो बैलेंस करेगा। ज़्यादा भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, एसलॉग 3 की तरह बैलेंस नहीं कर पाएगा, बट करेगा कुछ। एसलॉग में वही एक प्रॉब्लम आ जाता है कि 800 आईएसओ का नीचे तो शूट कर नहीं सकते ना, 800 ना, बट मिनिमम अभी होता जो है 7S3 आ गया है नया, रिसेंटली उधर। हाँ, लॉन्च हुआ उधर है, कम दिया उस है। पे आप 160 आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे नीचे में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप ये इसमें नहीं था बिकॉज उसको डायनामिक रेंज उसी हिसाब से यूटिलाइज कर रहा था, बट अभी 7S3 में लोगों का डिमांड के ऊपर उन्होंने डेवलप किया है। तो आप 160 से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर 800 से आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा लाइट हो जाता है 800 से, तो आप ऐसा करो ना, आप एनडी फिल्टर यूज कर लो अगर आप कर पाओगे तो। और हाँ, हाँ। तो आप हाँ, तो एनडी ज़्यादा यूज नहीं करना, ND1 ND2 यूज करना, ज़्यादा स्टॉप नहीं काटना, तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। और स्टेबलाइजर हेलो, के बारे और में एक कोई क्वेरी कर रहा था? हेलो, और एक बात है बोलो। सर, वो बताइए। मेरा 6400 जो है ना, उसी में मैं जब शूट कर रही हूँ उस टाइम में मैं देख रही हूँ मेरा शटर स्पीड कंट्रोल और मेरा फोकसिंग एक्सपोजर जो कंट्रोल जो है ना, एक्सपोजर मतलब फोकस एरिया का उसको जब कंट्रोल कर रहा हूँ, दोनों को अलग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ निकल। गया, वो प्रोग्राम मोड पे है। देखो, ये जब आप कैमरा को FN बटन दबाते हो, तो FN बटन दबाने के बाद ना, जब आप पहले ऊपर से वीडियो मोड पे रखना, ठीक है, हाँ, वीडियो मोड पे डायल हाँ, रखने के बाद वीडियो का जो सिंबल है उस पर रखना, फिर FN बटन दबाना। FN बटन दबाने के बाद नीचे जो मेन्यू आता है, 2 लाइन में मेन्यू आता है, तो उसमें लास्ट में हाँ, एक राइट साइड का लास्ट में कॉर्नर आता है, उसमें देखना कि वो P लिखा होगा, वीडियो सिंबल रहेगा, हाँ, P लिखा रहेगा। P मतलब प्रोग्राम में गया है आपका वीडियो। इसके लिए आप हाँ। वो आप शटर चेंज करोगे तो भी आपका एपर्चर चेंज हो रहा है, एपर्चर चेंज करोगे तो शटर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए उसको आप M कर देना, तो M करने के बाद क्या होगा, वो मैनुअल मोड पे आ जाएगा, तो आप दोनों चेंज कर सकते हो। तो ऊपर में डायल में एम कर देंगे या वो स्क्रीन में? ना, ऊपर के डायल में वीडियो करना, वीडियो करने के बाद FN बटन दबाना। FN बटन दबाने के बाद जो मेन्यू आएगा, वो मेन्यू में राइट में घुसना। राइट में जब घुसोगे तो नीचे एकदम वीडियो का सिंबल आएगा, उसमें P लिखा रहेगा, उस P को चेंज करना, M कर देना। मैं पूछ रहा था कि अभी जो मतलब हमने कैमरा लिया था लाइक बिफोर लॉकडाउन, तो अभी तो लाइक 7-8 महीना हो गया, कोई अभी मतलब उतना शूट का रेगुलर काम हो नहीं रहा, तो 1 ईयर जो वारंटी पीरियड रहता है वो तो ऑलमोस्ट मतलब पूरा साल का वेस्ट हो गया। वो कुछ A7 III 2 आप A7 III में तो 3 साल का वारंटी है ना, आपको प्रॉब्लम 3 क्या साल है? का मतलब नहीं, मैं बोल रहा था कि ये साल जो मतलब यूज ही नहीं हुआ इसका, तो कोई चांसेस है मतलब एक्सटेंड हो जाए? मतलब आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया ना सर, 2 साल का तो नॉर्मली कोई भी कैमरे में रहता है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, आप अगर कैमरे को रजिस्टर करते हो तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन वारंटी मिलता है। आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप कैमरे को अल्फा कम्युनिटी में रजिस्टर कीजिए, जो लिंक दिया गया है, देखो मेरे लैपटॉप पेज में वो मैं दिखाई दे रहा है। रजिस्टर कर लिया हूँ मैं ऑलरेडी, पैंडेमिक का रजिस्टर पहले। कर लिया तो आपको 3 साल को ये मिल रहा है ऑलरेडी। तो 3 साल का जब आपको मिल रहा है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और एक्सटेंशन के लिए कंपनी ने दिया था आपको अप्रैल से लेके आपको जून तक का एक्सटेंशन दिया था। ओके, उस टाइम में फ्री सर्विसिंग किसी को कराना है, सब कुछ बेनिफिट दिया था। बट बाकी 1 साल का आपको एक्सटेंशन वारंटी भी दे रहा है। तो ओवरऑल 2 साल का आपको 3 साल कर दिया, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भी तो अनफॉर्चुनेट है कि पेंडेमिक सबके लिए भारी पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक आप फोटोग्राफर्स हैं, कंपनीज के लिए भी भारी पड़ रहा है, सबका एस्टिमेट आगे पीछे हो गया है। तो आई डोंट नो कि आगे और कितना दिन चलेगा ये चीज़ें, बट कंपनी की तरफ से जो सपोर्ट रहेगा आपको दिया जा रहा है। मे भी फ्यूचर में आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको और भी एक साल का सपोर्ट मिल सकता है, बट डिपेंड करता है कि अगर ये पेंडेमिक और भी बढ़ेगा तो कंपनी वो सोचेगा और आप लोगों की भलाई के लिए वो आगे बढ़ाएगा। अगर वो अभी बंद हो जाएगा तो आपको 1 साल का ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है एक्सटेंशन। थैंक यू। कौन जगह में जाके वो रजिस्टर कराना पड़ेगा वारंटी? अल्फा कम्युनिटी मेरे फ्रंट पेज में देखिए, लैपटॉप का जो पेज दिख रहा है अभी आपको, उसमें लिखा है
अल्फा कम्युनिटी में आप जाके इमेज रजिस्टर कीजिए, आपका इस कैमरे को रजिस्टर करना। आप इसमें इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, आप सोनी का कैमरे का जो खींचा हुआ इमेज को आप दे सकते हो। इसमें कंपटीशन चलते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आपको कैमरा लेंस का आपको एज ए प्राइज विनर है, वो अगर विनर होते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा। एज वेल एज जो भी वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, फोटो टूर होता है या ऑफलाइन वर्कशॉप होता है, सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के इमेजेस आपको देखने को मिलेगा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सोनी के मेंटर्स हैं, सारे इमेजेस उसमें आपको मिलेगा। तो आप अल्फा कम्युनिटी में जाइए, रजिस्टर कीजिए, कैमरे को रजिस्टर कर लेना, ताकि आपको एक्सटेंशन आपको मेल आ जाएगा कि आपका कैमरा 1 साल का एक्स्ट्रा आपको मिल गया है वारंटी बोल के। देवाशीष दास जी ने पूछा है कि सर प्लीज शेयर 4K कंटिन्यू शूटिंग टाइम एंड कार्ड सपोर्ट। तो जो 7.3, 7R4, S3, S2 और A9 है, इसमें अगर 4K शूटिंग करते हो तो डिपेंड करता है कि एक मेमोरी कार्ड आपका जो टाइमिंग है वो है आपका 25 मिनट से 29 मिनट का टाइम। नॉर्मली 29 मिनट बोला जाता है, बट बी फ्रेंकली 4K जब रिकॉर्ड करते हो तो थोड़ा सा 20-25 मिनट के अंदर वो कैमरा अपने आप बंद कर देता है और रिस्टार्ट कर देता है। ओके, बट 7S3 जो कैमरा है वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो कंटिन्यू आपके जब तक कार्ड चलेगा, जब तक बैटरी चलेगा, वो रिकॉर्ड कर पाएगा 4K। तो आप अगर उसको लेके क्वेरीड है आपका कि आपको लग रहा है कि मेरा 4K ज़्यादा लंबा टाइम तक आपको शूट करना है, तो आप 7S3 के बारे में सोच सकते हो। ओके, और आपके पास ऑलरेडी कैमरा है, तो जो कैमरा आपके पास है उसमें जो लिमिटेशन है वो है एक्चुअली 20 से 25 मिनट तक का आपको टाइम लिमिट मिल रहा है। और कार्ड सपोर्ट है HDXC UHS-2 वर्जन का कोई भी कार्ड आपका 4K रिकॉर्ड कर पाएगा, तो आप उसके रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 100p 100m तक। उससे ऊपर जाना है तो आपको C टाइप के जो अभी रिसेंटली जो कार्ड लॉन्च हुआ है सोनी का CF कार्ड है, CF-A टाइप कार्ड है, देखने के लिए SD कार्ड जैसा दिखता है, बट CF कार्ड की कैटेगरी में आता है। उसमें ज़्यादा पिन होते हैं, ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल कर पाता है, तो वो कार्ड में आपको जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या होगा कि ऑफकोर्स वो 7S3 में ही उतना आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा बिट रेट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको वो कार्ड में रिकॉर्ड करना है। बाकी सारा जो है HDXC आप UHS-2 में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 64 GB मिनिमम होना चाहिए 4K रिकॉर्ड करने के लिए, स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के लिए। और कुछ क्वेरीज हैं, फारूक जी ने आपका नंबर दे दिया है और उन्होंने अच्छा सर, फाइनेंस स्कीम भी दे दिया है। फाइनेंस स्कीम को भी आप स्टडी कर लेना जिसको इंटरेस्ट है। सर हाँ, हाँ सर, मैं सोनी A7 III खरीदना चाहता हूँ, लेकिन एक जगह कंफ्यूज है, अगर आप क्लियर करते थे तो अच्छा होता। वो बताइए। डेफिनेटली अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ, वो मैं वीडियो अगर करना चाहता हूँ, तो वहां पर देखिए बार बार तो इतना सारा लेंसेस तो चेंज तो किया नहीं जा सकता, तो कौन सा लेंस आइडियल होगा? जी सर, वेडिंग में सबसे ज्यादा जो लेंस यूज होता है वो 24-105 फुल फ्रेम सीरीज में यूज होता है, और APS-C में 18-135 यूज होता है। ओके, तो मेरा सजेशन रहेगा 24-105 आप डेफिनेटली ट्राई करना। अगर सिंगल लेंस में आप ऑपरेट करना चाहते हो, जैसे आपने बताया कि आप बार बार लेंस को चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंगल लेंस में 24-105 यूज कीजिए, वो सबसे बेहतरीन है। 24 mm फुल फ्रेम में 24 mm मिलेगा, 105 मिलेगा जो टेली साइड में है। और मैंने हालांकि आपको बताया भी था कि 135 mm तक मैक्सिमम लेंसेस ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, 200 mm बहुत हार्डली यूज होता है। प्री वेडिंग में, पोस्ट वेडिंग में, सारी चीज़ों में। और नॉर्मल वेडिंग में 200 mm ज़्यादा बहुत कम यूज होता है, 135 तक काफ़ी है। तो 105 आपको ऑलमोस्ट कवरेज कर रहा है 24 mm से। और कैमरे में एक मोड ऐसा भी है कि आपको लग रहा है कि मेरा लेंस को एक्सटेंड करना है, ज़्यादा दूर तक कवर करना है, तो आप आपके कैमरे का जो फुल फ्रेम सीरीज है उसको फुल फ्रेम से APS-C में कन्वर्ट कर देना, ताकि क्या होगा कि आपका जो 105 है वो आपका 1.5 एक्सटेंशन हो जाएगा, तो 160 के करीबन आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जरूरत पड़ने पे क्या होगा, आप फुल फ्रेम को APS-C में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका जो सेंसर होगा वो फुल फ्रेम से APS-C में कन्वर्ट हो जाएगा। APS-C से कन्वर्ट होने के कारण क्या होगा कि आपका जो लेंस है 105 से वो 160 पे चला जाएगा, तो आप उसको अच्छे से कवर करना, फिर बाद में फिर से उसको फुल फ्रेम में कन्वर्ट कर देना, ताकि आपका कवर हो गया, प्लस आप उसको फुल फ्रेम में चेक कर लेना। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। में देखे कि 2 मेमोरी स्लॉट होते हैं, मैंने वीडियोस में
दो मेमोरी स्लॉट होता है, तो उसमें क्या ऐसा कुछ है कि मेमोरी, मैं जिस मेमोरी स्लॉट को सिलेक्ट कर दिया उसमें वीडियो कर रहा हूँ, तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या दूसरा मेमोरी ऑन हो जाएगा? इसमें क्या डेटा लॉस होने का कोई चांसेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, डेटा लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है। सोनी में वो फैसिलिटी है, 2 मेमोरी कार्ड है, आप एक मेमोरी कार्ड में शूट कर रहे हो, बट आपको कैमरे के मेन्यू के अंदर जाके उसको ऑटो स्वैप ऑन करना है। ऑटो स्वैप जब ऑन करोगे तब क्या करेगा, एक कार्ड अगर भर जाएगा तो दूसरे कार्ड में वो रिकॉर्ड करना चालू करेगा। अगर ऑटो स्वैप आपने ऑन नहीं किया है तो वो एक कार्ड भर जाएगा तो वो दूसरे कार्ड में चालू नहीं करेगा, शूट नहीं करेगा, वो आपको कार्ड फुल बताएगा। तो आपको क्या करना है कि आप ऑटो स्वैप कैमरे के जो जाओगे ना, मीडिया सेटिंग्स बोल के मेन्यू के अंदर रहेगा, लास्ट मेन्यू में जब ब्रीफ सिंबल होगा उसके अंदर जाओगे तो मीडिया सेटिंग बोल के एक फैसिलिटी रहेगा। मीडिया सेटिंग के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऑटो स्वैप, उसको खाली टिक कर देना। जैसे टिक कर दोगे तो क्या होगा कि कार्ड नंबर 1 से कार्ड नंबर 2 में ऑटो स्वैपिंग चालू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो ऑटो स्वैपिंग में। और अगर आपको डिफरेंट यूज करना है, फोटो अलग यूज करना है, वीडियो अलग यूज करना है, तो ऑटो स्वैप को क्लोज करना पड़ेगा और उसमें कार्ड नंबर 1 पे फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा, कार्ड नंबर 2 पे वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब आप जब फोटो शूट करोगे तो कार्ड नंबर 1 पे जाएगा, वीडियो करोगे तो कार्ड नंबर 2 पे जाएगा। वो वाटर स्वैप में वो काम नहीं करता है। अगर आपको दोनों काम करना है एक ही कार्ड में और वो ऑटो स्वैपेबल करना है तो ऑटो स्वैप ऑन कर देना। फोटो वीडियो एक नंबर पे चालू चलता रहेगा, जब आपको लगेगा कार्ड भर गया तो वो ऑटोमेटिक फोटो 2 में चला जाएगा और इसमें डेटा लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है जब तक वो मिस हैंडल ना हो। मिस हैंडल इन द सेंस, कैमरे में मिस हैंडल बहुत होता है। कैमरा में वो कार्ड क्या होता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, चलता रहता है, आप जब वीडियो रिकॉर्ड को बंद करते हो और अचानक से कैमरे को बंद कर देते हो, तो वीडियो रिकॉर्ड जब बंद करते हो तो वीडियो को थोड़ा सा, कैमरे को थोड़ा सा टाइम दो कैमरे को कि ताकि वो मेमोरी कार्ड में सेव हो जाए। तब तो उसके बाद कैमरे को आप स्विच ऑफ करो। बट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियो जैसे ऑफ करते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं कैमरे को, तो वो क्या करता है कि इंटरनल प्रोसेस करना ट्राई करता है और कहीं पे भी वो मिस हैंडलिंग होने के लिए डाटा करप्ट होने का चांसेस रहता है। तो इसी टाइप का सिचुएशन है। फोटो आपने क्लिक किया 10-50 कंटिन्यूस, आपने कंटिन्यू शूट पे 50 फोटो शूट कर दिया और कैमरे को ऑफ कर दिया, तो बिहाइंड द कैमरा, ऑब्वियसली बिहाइंड कैमरा इंटरनली वो प्रोसेस करता है फोटोज को, पर वो सफिशिएंट नहीं कर पाता है तो करप्ट होने के चांसेस हो जाता है। कभी कभी वो कर लेता है, कभी कभी नहीं कर पाता है, डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड ऑल। तो इसके लिए आप हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड आप यूज करोगे तो हर बार लैपटॉप में फॉर्मेट करना, फिर जब लैपटॉप से फॉर्मेट करने के बाद आप मोबाइल पे आपके कैमरे में फॉर्मेट करना, फिर उसको यूज करना। आप वो लैपटॉप में क्या करते हो, कार्ड को लैपटॉप में लगाते हो, कट करके इमेजेस ले जाते हो, फिर उस कार्ड को लगा देते हो कैमरे के अंदर, फिर शूट करना चालू कर देते हो। तो क्या करता है कि उसका जो बैकअप फाइल है, उसका जो डेटा फाइल है, उसका जो टेम्पररी फाइल है वो कार्ड के अंदर ही रह जाता है और उसके ऊपर आप फिर से शूट करना चालू कर देते हो, आपको एरर होने का चांसेस हो जाता है। तो इसके लिए कार्ड कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेट करना, फिर कैमरे के अंदर लगा के कैमरे में एक बार फॉर्मेट करना, फिर आप रिकॉर्ड करना। ओके, आप वो रेडी करके रहना, प्लानिंग करके रखना कि आप शूट करने जा रहे हो तो आपको 5 कार्ड लगेगा, तो 5 को उसी टेक्निक से एडिट करके, डिलीट करके, फॉर्मेट करके रखना। उसके बाद आप यूटिलाइज करते रहो तो आपका कार्ड में कभी तकलीफ नहीं आएगा। और आप हार्ड एंड फास्ट इसका खींच के उधर लगा दिया, उधर का खींच के यहाँ लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड चलता है, सॉफ्टवेयर पे सब चीजें होता है। और सॉफ्टवेयर अगर मिसमैच हो गया, जैसे हमारा पासवर्ड मिसमैच हो गया तो वो लॉक हो जाता है प्रोफाइल, वैसे ही वो अगर मिसमैच हो गया तो वो कैमरा लॉक हो जाएगा, आपका कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा, फिर बोलोगे कि कार्ड डैमेज हो गया, कार्ड एरर आ गया। दिस आर ऑल सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आप इसको क्रिटिकली ध्यान में रखना। चलो एक क्वेश्चन मेरा है, जो आज पैंडेमिक के कारण जो चारों तरफ जो हालत है, शादी बाड़ी सब, या मेरे पास आज ही एक फोन आया था, साथ का काम दिल्ली में देखना चाहता है, तो कैमरा का डायरेक्टली कैमरा अटैच करके जैसे हम लोग कर रहे हैं लैपटॉप का लगा के हम लोग तो वाईफाई कर रहे हैं, लेकिन कैमरा क्या वेबकैम हिसाब से आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जैसे दूसरा कोई कंपनी का है, डायरेक्ट कैमरा लगाओगे तो डायरेक्टली हम थ्रू सॉफ्टवेयर के साथ एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर लगाना नहीं है, हम डायरेक्टली हम फेसबुक या लाइव में लाइव जा सकते हैं, ऐसा सोनी में कोई ऑप्शन है? हाँ, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अरूप जी। मैं ये स्किप कर रहा था, बट आपको मैं बता दूं कि सोनी का हर मॉडल 6000 मॉडल से लेके 7R4 तक सारे मॉडल को आप वेबकैम की तरह बिहेव कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके,
तो वेबकैम जैसे आपके लैपटॉप में वेबकैम होता है वैसे ही एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है इमेजिंग एज वेबकैम। ओके, मैं आपको डिस्प्ले में दे देता हूँ ये इसका फुटेज, आप देख लीजिएगा। आपको होप मेरा डिस्प्ले दिख रहा है, उसको मैं गूगल में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। सर मैंने इमेजिंग एज यूज किया था तो उसमें बहुत मतलब कनेक्टिविटी एरर दिखा रहा था, मतलब उतना ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा था। क्या क्या एरर दिखा रहा था आपको? मतलब वेबकैम बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था कैमरा के साथ। ये इमेज यही साइट खोल के मैं डाउनलोड करके यूज किया ये इमेजिंग एज वाला वेबकैम। हाँ, ये देखो इमेजिंग एज वेबकैम, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। ये एक प्लगइन सॉफ्टवेयर है, ये पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्लगइन है। वो क्या होगा कि आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपके लैपटॉप के साथ एम्बेडेड हो जाएगा, इंटरनली आपके वेबकैम के साथ वो एम्बेडेड हो जाएगा और इंटरनली चलेगा। अब उसके बाद आपके लैपटॉप को रिस्टार्ट करना जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो क्या होगा, जब आप आपके कैमरे को यूज करोगे तो आपके कैमरे में जो आपका कैमरे को ट्राइपॉड में रखना, उस पर आप यूएसबी केबल यूज करना और यूएसबी केबल यूज करने के बाद आप उसको लैपटॉप में लगा देना। लगाने के बाद जब आप वेबकैम को ऑन करते हो तो आपका एक तो पहले लैपटॉप में जो वेबकैम है उसको आप उसमें दो सिंबल दिखाई देगा, एक इमेजिंग एज वेबकैम दिखाई देगा और एक आपका इंटीग्रल वेबकैम दिखाई देगा। इंटीग्रल वेबकैम मतलब जो आपके लैपटॉप में फिक्स है और इमेजिंग वेब मतलब जो आपने कैमरा लगा रखा है। वो कैमरे को जैसे आप ऑन करोगे तो उस कैमरे के अंदर जाके आपको एक मेन्यू में कुछ सेटिंग्स करने हैं। वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये सारे मॉडल्स है, ये सारे मॉडल्स आपको सपोर्ट करता है इसमें। ओके, तो इसमें आपको ये सारा मॉडल सपोर्ट करेगा। तो आप उस कैमरे को जब ऑन करोगे, उस सेटिंग्स के सब चेंज करोगे और जब करोगे तो आपको वो वेबकैम की तरह बिहेव करेगा, बट वो साउंड सिंक्रो नहीं करेगा, ओनली वीडियो फुटेज जाएगा, वीडियो हाई क्वालिटी फुटेज जाएगा आपके एक्सपोजर के हिसाब से। और आपको साउंड के लिए अलग डिवाइस यूज करना है। जब अगर आप कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो उसको एज ए वेबकैम, इमेजिंग एज वेबकैम सिलेक्ट करना है। उसमें जब वो वीडियो के लिए आएगा उसमें इमेजिंग एज वेब करना है तो आपका कैमरे से वो फुटेज को वीडियो को लेगा। और ऑडियो के लिए आपको लैपटॉप या आपका मेपल माइक है या आपका कोई भी माइक है उसको यूज करना है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे जब आप कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे एक जब वो इमेजिंग एज का जब आप एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इमेजिंग एज वेबकैम, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे यूएसबी रीसेट बोल के एक ऑप्शन है। अगर आप, क्योंकि आप बार बार लैपटॉप से कैमरे से लैपटॉप में स्विच कर रहे हो, अगर कोई एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, आप यूएसबी रीसेट कर देना। जैसे यूएसबी रीसेट करोगे तो आपका जो वेबकैम है फिर से वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। जो आपको बोल रहे हैं ना, आपको जो लग के लटक के आ रहा है बिकॉज ऑफ मे बी कोई सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज हो रहा होगा, केबल इशू हो रहा होगा या यूएसबी में कोई प्रॉब्लम आया होगा, आप एक बार रीसेट कर लेना और फिर देखना वो सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना, अगर नहीं आ रहा है तो यू आर रेडी टू गो। तो इमेजिंग एज वेबकैम आप यूज कर सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर प्लगइन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसके थ्रू आप इसको सारे मॉडल्स को, जितने भी मॉडल्स का नाम दिया है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए ताकि वेबकैम की तरह आप इसको यूटिलाइज करोगे एंड लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। और आपको मैंने बताया ये एप्लीकेशन के बारे में, आप यूटिलाइज कर पाएंगे या आप जो हमारे मेंबर्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। थैंक यू। आप ये है मेरा सोनी अल्फा इंस्टा हैंडल, जिसमें आप सोनी को फॉलो कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है, मेरा इंस्टा हैंडल है सरोज के द्वारा। तो मेरा जो फोटोज हैं या जो भी है मैं यहाँ पे कुछ अपलोड करता रहता हूँ, कुछ फेसबुक में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बंगाल फोटोग्राफी फोरम एंड ऑल द मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इतना अच्छा टाइम दिया। और जो 1 घंटे का सेशन को हमने 2 घंटा तक खींचा, 1 घंटे सेशन को 2 घंटा से खींचा ताकि आपके इंटरेस्ट के ऊपर लेके, क्योंकि सब काफ़ी इंटरेस्ट है सेशन को लेके। एंड होप करता हूँ सब सेफ हैं और सेफ रहेंगे। सिंस बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल ओपन हो गया है, फिर भी जो सिचुएशन है आप घर में रहिए, सेफ रहिए और घर में ही कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए। तो जैसे ही सारा ओपन होगा हम लोग फिर फेस टू फेस बात करेंगे। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच।